और अगर वर्क डन ऑन सेल रहता है तो माइनस लिया जाता है। उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पुट किए तो हमारे हीट का वैल्यू आया 1/4 ऑफ C²। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन आपके सामने ध्यान से रखिएगा, और बहुत इंपॉर्टेंट है सब। यही सब तो ऑब्जेक्टिव में कोई एक क्वेश्चन पूछ लेता है। अभी आपके सामने 4 क्वेश्चन बताया जा रहा है, वहां ऑब्जेक्टिव में कोई एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। लिखा है कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफराड इज चार्ज टू 24 वोल्ट एंड अनदर कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफराड इज चार्ज टू 12 वोल्ट। 5 माइक्रोफराड वाला 24 वोल्ट और दूसरा 6 माइक्रोफराड वाला 12 वोल्ट। फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर। The positive plate of first capacitor is now connected by the negative plate of the second, and vice versa. Find the new charge on the capacitors. Very interesting. CA, find the loss of electrostatic energy during the process. Where does this energy goes? तो एक्चुअली ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, क्योंकि अभी तक के लीक से ये हट के क्वेश्चन है। तुम्हारे पास ऐसा 2 कैपेसिटर, ये C1 है, दिस इज ऑफ 5 माइक्रोफराड एंड द पोटेंशियल ऑफ दिस इज 24 वोल्ट। ये C2 है विच इज ऑफ 6 माइक्रोफराड एंड पोटेंशियल इज 12 वोल्ट। लेट दैट प्लेट्स का नाम दे देते हैं AB एंड CD, जिसमें A प्लेट प्लस है, B प्लेट माइनस है, और इधर में C प्लेट प्लस है और D प्लेट माइनस है। A प्लेट प्लस, B प्लेट माइनस, C प्लेट प्लस, D प्लेट माइनस। क्वेश्चन का पहला हिस्सा देखो और बनाओ। क्वेश्चन के फर्स्ट हिस्से में बोला गया फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर। तो फर्स्ट के अंदर का एनर्जी आप निकाल सकते हो, हाफ C1 V1 का स्क्वायर, दैट इज 1/2 ऑफ 5, और V के जगह पे 24 का स्क्वायर, दिस इज 5/2, 24 का स्क्वायर 576। 2 से ये 576 कट गया, कितना आ गया जी? 2 बार में 17, 8 बार में फिर 288, 288, 5 से 288 को मल्टीप्लाई किए, इतना आ गया। इतना माइक्रोजूल एनर्जी फर्स्ट में स्टोर है, फर्स्ट कैपेसिटर में इतना माइक्रोजूल एनर्जी स्टोर है। देखिए जब ज्यादा लिखने लगते हैं ना तो वीडियो पॉज हो जाता है, ठीक है, तो सब ध्यान रखिए, कोई बात नहीं। और इसी तरह से अगर आप सेकंड के अंदर का एनर्जी लिखना चाहेंगे तो हाफ C2 V2 का स्क्वायर, दिस इज हाफ C2 के जगह पे 6 लगा दिए, V2 के जगह पे 12 का स्क्वायर कर दिए। 6 से 2 से 6 3 बार में कट गया, और 12 से स्क्वायर करेंगे 144 आएगा। 12 के 2 12, 13 के 3, 3 और 1 4, इतना आ जाएगा। इतना माइक्रोजूल एनर्जी ये सेकेंड का एनर्जी है। तो इनिशियल केस में जब तक कि आप दोनों को अभी कनेक्ट नहीं किए हैं, उस समय फर्स्ट के अंदर का एनर्जी 1440 माइक्रोजूल है और सेकंड के अंदर का एनर्जी 432 माइक्रोजूल है। ठीक है, अब बोला गया द पॉजिटिव प्लेट ऑफ द फर्स्ट कैपेसिटर इज नाउ कनेक्टेड टू द नेगेटिव प्लेट ऑफ सेकंड। कहने का मतलब अगर आप कैपेसिटर के इस फिगर को देख रहे हैं ना, तो ए प्लेट डी से कनेक्टेड है, ए प्लेट डी से कनेक्टेड है और बी प्लेट सी से कनेक्टेड है, प्लस माइनस के साथ, माइनस प्लस के साथ। आपको पढ़ाया गया है कि अगर अपोजिट प्लेट्स कनेक्टेड होता है, याद करो, इफ अपोजिट चार्ज्ड प्लेट्स आर कनेक्टेड, अगर आपका अपोजिट चार्ज प्लेट्स कनेक्ट होता है तो ऐसे सिचुएशन में जो हम लोग कॉमन पोटेंशियल निकालते हैं उसका फॉर्मूला होता है C1V1 माइनस C2V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। तो C1V1 दैट इज 5 इंटू 24 माइनस C2V2 6 इंटू 12 और डिवाइडेड 5
+6 सब माइक्रो में है। तो जो मेरा कॉमन पोटेंशियल निकल रहा है वो ऊपर में 120 है, -72 डिवाइडेड बाई 11। तो ऊपर में कितना बच गया, ये 48/11 वोल्ट। दिस इज द कॉमन पोटेंशियल। जब आप अपोजिट प्लेट्स ऑफ C1 और C2 को एक दूसरे के साथ जोड़ेंगे, जब आप अपोजिट प्लेट्स ऑफ C1 और C2 को एक दूसरे के साथ जोड़ेंगे, तो वैसे केस में दोनों जो कॉमन पोटेंशियल रीच करेगा वो होगा 48/11 वोल्ट। ये कॉमन पोटेंशियल होगा। अब आइए जरा देखते हैं क्या बोला गया है। द पॉजिटिव में दिस फाइंड द न्यू चार्ज ऑन द कैपेसिटर। अब आपको दोनों कैपेसिटर पे नया नया चार्ज बताना है। तो दोनों इस कॉमन पोटेंशियल को रीच कर गया, देयरफॉर चार्ज ऑन फर्स्ट कैपेसिटर विल बी इक्वल्स टू C1 इंटू दिस कॉमन पोटेंशियल। तो C1 है 5 माइक्रोफराड और कॉमन पोटेंशियल हो गया 48/11 वोल्ट। तो 5 से 48 को मल्टीप्लाई करोगे 240 आ जाएगा बाई 11 माइक्रोकुलम। और अगर आप सेकेंड पे चार्ज निकालोगे आफ्टर दिस कनेक्शन, तो C2 भी ये है 6 माइक्रोफराड और कॉमन पोटेंशियल इज 48/11 वोल्ट। 8 से 48 की 8, 24 4 28, इतना बाई 11 माइक्रोकुलम। तो जब आप दोनों को कनेक्ट कर दोगे, कनेक्शन करने के बाद दे रीच कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल निकालिए। देखिए जनरल तौर पे कॉमन पोटेंशियल के फॉर्मूला में C1V1 प्लस C2V2 रहता है, लेकिन यहाँ पे C1V1 माइनस C2V2 है। यहाँ माइनस लगने का मेन कारण है कि यहाँ अपोजिट प्लेट्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया गया है। अपोजिट प्लेट्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया गया है। फिर आप Q1 निकाले, C1 इंटू कॉमन पोटेंशियल, Q2 निकाले, C2 इंटू कॉमन पोटेंशियल। वैल्यूज आपके पास है। चलिए और आगे बढ़िए, देखिए क्या पूछा गया है। तो A बन गया, B बन गया। सी में फाइंड द लॉस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ड्यूरिंग द प्रोसेस। फाइंड द लॉस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। अब यहाँ पे जो आपका सी पोर्शन है, आपको एनर्जी लॉस निकालना है। एनर्जी लॉस, तो एनर्जी लॉस का सिंपल कंसेप्ट है ना कि जो एनर्जी लॉस जब बोल दिया तो फाइनल एनर्जी तो कम होगा ही। तो एनर्जी इनिशियल जो टोटल था उसमें से जो फाइनल एनर्जी टोटल है वो माइनस करें, क्योंकि यहाँ लॉस वर्ड मेंशन है। तो आप मान के चले कि इनिशियल एनर्जी बड़ा होगा। तो इनिशियल एनर्जी में फर्स्ट कैपेसिटर का इनिशियल एनर्जी, सेकेंड कैपेसिटर का इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी में फर्स्ट कैपेसिटर का फाइनल एनर्जी, सेकेंड कैपेसिटर का फाइनल एनर्जी आपको यूज करना है। देखिए इनिशियल वाला तो हम कैलकुलेशन करके पहले से रखे हैं ए पार्ट में। देखो फर्स्ट के अंदर का एनर्जी 1440 था, दूसरे का 432 था। तो पहला वाला तो हम ऐसे ही लिख देंगे। वैसे आप फॉर्मूला भी यूज करके फिर से निकाल सकते हैं, लेकिन क्यों निकालना 1440 और प्लस 432 माइक्रोजूल। ये इनिशियल वाला एनर्जी आ गया, लेकिन फाइनल वाला तो निकालना पड़ेगा। फाइनल वाले में हाफ C1 कॉमन पोटेंशियल का स्क्वायर और फिर हाफ C2 कॉमन पोटेंशियल का स्क्वायर। दिस इज, जोड़ दो ना यार, 1872 माइक्रोजूल। ये इनिशियल रहा। फाइनल में 1/2 बाहर कर लो। C1 मेरा 5 था, कॉमन पोटेंशियल था 48/11 का स्क्वायर, प्लस C2 मेरा 6 था, कॉमन पोटेंशियल है 48/11 का स्क्वायर। यहां पे आ गया मेरा 1872 माइक्रोजूल और यहाँ पे आ गया -1/2, 48/11 का होल स्क्वायर कॉमन निकाल लो और 5 और 6 को ऐड करोगे तो 11 आएगा। 6 और 5 11। दिस इज 1872 माइक्रोजूल -1/2
इंटू 48, 48 नीचे देखो 11 इंटू 11 और एक 11 से मल्टीप्लाई, ये कट गया, इससे 2 से 1 कट गया 24 बार में। अब आपके पास आया ये वैल्यू 1872 माइक्रोजूल माइनस, यहां पे आ गया भाई 24 और 48 का मल्टीप्लीकेशन। थोड़ा इजी कर लेते, 24 गुने 24 गुने 2, यही है ना, और नीचे 11। तुम लोग भी सीखो कि कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ये कैलकुलेशन तो आपको करना चाहिए था, अब हम बीच में आ गए हैं तो हम छोड़ेंगे नहीं। 24 को 24 से मल्टीप्लाई कर दोगे 576 आ जाएगा, गुने 2 कर दो, नीचे 11। ठीक है, अब हम यहाँ छोड़ने जा रहे हैं 1872 माइनस, ये मल्टीप्लीकेशन देखो, 6 दूनी 12, 14 और 1 15 की 5, 5 दूनी 10 और 1 11, और नीचे 11। सही है, तो 11 से अगर तुम इसको कट करे, 11 से अगर तुम इसको कट करे तो देखो ना लगभग 105 अप्रॉक्स, तो आपके पास ये वैल्यू हो गया 1872 माइनस 105। अब जो वैल्यू आया 5 घटा लो, 12 में से 5 गया तो 7 बचा, यहाँ 6 बचा। ठीक है, और 8 में से 1 गया तो 7, करेक्ट है। इतना माइक्रोजूल एनर्जी का लॉस होगा, इतना माइक्रोजूल एनर्जी का लॉस होगा। तो दिस इज टोटली बेस्ड ऑन मैथमेटिकल एनालिसिस। कंसेप्ट तो है लेकिन कंसेप्ट बहुत ज्यादा नहीं है, कैलकुलेशन बड़ा है, इसलिए कैलकुलेशन छोड़ दिया जाता है ताकि सब कोई का फोकस कॉन्सेप्ट पे हो। चलिए आप कॉन्सेप्ट देखिए, कैलकुलेशन आप खुद से कर लीजिएगा। सबसे पहले आपको दो कैपेसिटर बताया गया, दोनों का पोटेंशियल बताया गया, बोला गया दोनों के अंदर का स्टोर्ड एनर्जी निकालो, तो हाफ C1V1 स्क्वायर हाफ C2V2 स्क्वायर। फिर बोला गया कि अपोजिट प्लेट्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं, तो जब हम लोग अपोजिट प्लेट्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं तो वैसे सिचुएशन में दोनों के ऊपर जो नया चार्ज अपीयर होगा वो बताओ। जब आप दोनों के ऊपर नया चार्ज अपीयर होने के लिए काम करना स्टार्ट करते हैं तो अपोजिट प्लेट्स के कनेक्शन के लिए सबसे पहले आप निकालते हैं कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल निकाले, एक बार जब कॉमन पोटेंशियल आप कैलकुलेट कर दिए तो आप दोनों कैपेसिटर पे फाइनल चार्ज लिख सकते हैं, C1 कॉमन पोटेंशियल, फिर C2 कॉमन पोटेंशियल, दोनों चार्ज आ गया। फिर पूछा गया एनर्जी का लॉस कितना होगा। तो देखो भाई, इनिशियल एनर्जी हमेशा जब भी कहीं चार्ज का शेयरिंग हो रहा हो ना, तो हमेशा तैयार रहना कि इनिशियल एनर्जी ज्यादा, फाइनल एनर्जी कम है। तो इनिशियल एनर्जी में से फाइनल टोटल एनर्जी को माइनस किए, कैलकुलेशन आपके सामने है और फाइनली आपके पास कुछ आंसर आ गया। अब कोई हमसे बोल सकता है कि सर एनर्जी लॉस का फॉर्मूला यहाँ क्यों नहीं लगाए, कि आप लोग तो बैचेस में हम लोग को सिखाए थे कि एनर्जी लॉस होता है C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, इतना कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता सर, और ट्वाइस ऑफ C1 प्लस C2 लगा देते। लेकिन हम आपको एक चीज इसमें रिकॉल करना चाहेंगे कि आप इसका यूज इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये तब डिराइव किया गया था व्हेन सिमिलर प्लेट्स आर कनेक्टेड। जब एक जैसा प्लेट एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, सिमिलर प्लेट्स कनेक्टेड हो, तो वैसे सिचुएशन में आप एनर्जी लॉस का ये इक्वेशन डिराइव किए थे। सही है, अभी आपको इससे हट के सोचना पड़ता है। क्लियर है, चलना है इसे, इससे हट के एकदम जनरल ट्रेंड देखो, चाहे सिमिलर प्लेट्स कनेक्टेड हो या अपोजिट प्लेट्स कनेक्टेड हो, एनर्जी लॉस का कंसेप्ट तो यही है कि इनिशियल एनर्जी में से फाइनल एनर्जी माइनस होगा। तो आप इस जनरल कॉन्सेप्ट से चल के इस बार एनर्जी लॉस का कैलकुलेशन किए। सही है, आगे बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 लिखा, टू स्क्वायर फेसेस ऑफ ए रेक्टेंगुलर डायलेक्ट्रिक स्लैब, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 of dimensions 20 into 20 into 1 millimeter are metal coated
are metal coated. Find the capacitance between the coated surface. आगे, if the above capacitor is connected across a 6-volt battery, find A, the charge supplied by the battery, the induced charge on the dielectric, and the net charge appearing on one of the coated surface. ध्यान से देखो, समझो। पहले तो इस क्वेश्चन को समझो। पता है ये क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन है आपके पास कि आपके पास एक कॉपी है। सुनिएगा ध्यान से, क्योंकि ये फिगर बन नहीं सकता, ये आपको सोचना पड़ेगा। आपके पास एक कॉपी है, पूरा कॉपी जो है वो डाइलेक्ट्रिक स्लैब का बना है। पूरा कॉपी जो है वो डाइलेक्ट्रिक स्लैब का बना है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 4। लेकिन उस कॉपी के ऊपर आप एक कवर लगाएं, कॉपी के ऊपर आप एक कवर लगाएं, और वो कवर जो है वो मेटल का था। तो क्या तुम ऐसे समझ लोगे? क्या तुम ऐसे इसको सोच सकते हो कि सर कवर के तौर पे मेरा ये रहा मेटल प्लेट्स, एक और एक दूसरा ये मेटल प्लेट है, और सर इसके बीच का जो पूरा का पूरा रीजन है, ये मेरा लेफ्ट वाला जो लाइन दिखाई दे रहा वो एक्चुअली कॉपी का लेफ्ट फेस है या फ्रंट वाला, और इसके बीच में सर पूरा का पूरा डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है। ये पूरा कॉपी का पेजेस बीच में है। पहला पेज है लेफ्ट वाला, जो कवर पेज आप फ्रंट में लगाए हैं वो लेफ्ट वाला मेटल का प्लेट है, और जो लास्ट पेज का कवर है, लास्ट कवर पेज लगा हुआ है वो राइट वाला है। बीच में पूरा डाइलेक्ट्रिक है, जिस डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 है। प्लेट्स के बीच का सेपरेशन, प्लेट्स के बीच का सेपरेशन हमारे उस डाइलेक्ट्रिक स्लैब का थिकनेस है 1 mm, जिसको आप डी कह रहे हैं 1 mm। और अगर हमको प्लेट का एरिया चाहिए, जैसे एरिया भी तो चाहिए, तो देखो 20 सेंटीमीटर इंटू 20 दैट इज 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया है। आपको इसका फाइंड द कैपेसिटेंस बिटवीन द कोटेड सरफेस। तो अगर आपको कैपेसिटेंस लिखना है तो आप पढ़ें एप्सिलॉन नॉट के बाई डी। यूज दिस एप्सिलॉन नॉट के ए बाई डी, 8.85 10 to the power -12, के का वैल्यू 4, एरिया के जगह पे 400 इंटू 10 to the power -4 मीटर स्क्वायर, और नीचे डिस्टेंस है 1 mm, 1 इंटू 10 to the power -3 मीटर। आराम से सॉल्व कीजिए, कैपेसिटेंस का वैल्यू आएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये था। पहले तो आपको इमेजिन करना पड़ेगा ना, जैसे आपके पास कोई भी कॉपी अगर है ना, तो उठा के देखिए ना। कॉपी अगर है तो ये पूरा कॉपी है, इस पे एक जिल्द लगा दिए, कवर लगा दिए। तो जो मेरा ऊपर वाला फेस है वो मेटल का है, तो वो लेफ्ट वाला मान लो, और दूसरा ये इधर भी कवर लगा हुआ है, तो ये राइट वाला मान लो। अब बीच में कॉपी है, पूरा डाइलेक्ट्रिक बीच में है। ठीक है, तो कैपेसिटेंस आ गया एप्सिलॉन नॉट के ए बाई डी। क्वेश्चन में आगे, इफ द अबव कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस अ 6-volt बैटरी। देखिए इसका कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ये कुछ ना कुछ आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन का ए पार्ट देखो, बोला गया कि अगर हम लोग इसको एक बैटरी जिसका वोल्टेज 6 वोल्ट था उससे अगर कनेक्ट करेंगे, तो बताओ चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी, चार्ज कितना होगा। सीधा सीधा जो भी आपका कैपेसिटेंस आया है जस्ट मल्टीप्लाइड विद 6 वोल्ट, ये चार्ज होगा। जो भी ऊपर में कैपेसिटेंस आया है उसको आप 6 वोल्ट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो चार्ज होगा। क्वेश्चन का बी हिस्सा, द इंड्यूस्ड चार्ज ऑन द डाइलेक्ट्रिक। क्या हम लोग ऐसा पढ़े थे कि इंड्यूस्ड चार्ज विल बी इक्वल्स टू इंड्यूसिंग चार्ज, जो आप चार्ज सप्लाई कर रहे हैं, 1 - 1/k। तो आप जो भी यहाँ Q निकालेंगे ना, इस Q को हम लोग एक नाम दे देते, चलो इस Q को हम लोग Q0 दे देते। तो ये Q0 होगा, और साथ में 1 - 1/k के जगह पे 4 होगा। आराम से सॉल्व कर दीजिए, ये इंडक्शन का चार्ज आएगा, इंडक्शन का ये चार्ज आ जाएगा। क्लियर है? आगे, द नेट चार्ज अपीयरिंग ऑन वन ऑफ द कोटेड सरफेस। अब तुम जरा इस चीज को है ना, अगर चाहो तो अच्छे से एक फिगर बनाते, चलो एक बड़ा सा फिगर बनाते, ठीक है।
और उसके अंदर चीजों को एनालाइज करते। एक मिनट जस्ट, इसके अंदर एक डायलेक्ट्रिक स्लैब बना रहे बहुत बड़ा, और फिर से ये एक प्लेट बना रहे। मेरे इस डायग्राम के बनाने के पीछे का कंसेप्ट है कि आपको वो मेटल का प्लेट भी समझ में आए। ये मेटल का प्लेट है, ये मेटल का प्लेट, ये मेटल का प्लेट, और ये अंदर में डायलेक्ट्रिक। और इस पूरे सिस्टम को आप एक बैटरी से जोड़ के रखे हैं, 6 वोल्ट का बैटरी। वो भी आपको समझ में आए कि आप इसको 6 वोल्ट के बैटरी से ऐसे जोड़ के रखें। ये 6 वोल्ट का बैटरी, इसको सप्लाई किया है प्लस क्यू। ध्यान से, ध्यान से हम इस फिगर को और बड़ा कर दे ताकि आपको एकदम वो बारीकी से हम समझा सके। देखो, इस प्लेट को सप्लाई किया गया है प्लस, फिगर देखना ध्यान से, ये प्लेट सप्लाइड है प्लस, इस प्लेट को प्लस सप्लाई किया गया है। लेकिन उसी के कारण ना यहां पे एक माइनस भी डेवलप हुआ इंडक्शन का, ये इंडक्शन वाला चार्ज, ठीक है, ये इंडक्शन वाला चार्ज। तो इधर में अगर आप लिखते हो प्लस क्यू, तो यहां लिखोगे ना माइनस क्यू इंडक्शन का। और फिर राइट हैंड साइड में आ जाओ, राइट हैंड साइड में आ जाओ, इसी चीज को सोचो। राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में प्लेट्स पे है माइनस, राइट हैंड साइड में प्लेट्स पे है माइनस, मान लो ये माइनस क्यू, तो इंडक्शन का चार्ज है प्लस। अब हम तो थोड़ा सा आपको अलग करके समझाने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपका क्वेश्चन आपको खुद बताया है कि ये कॉपी पे उसके कवर की तरह है, तो ये दोनों टच कर रहा है। यहां पे है माइनस क्यू इंड्यूस्ड, सही है। अब अगर तुम इस फिगर को थोड़ा छोटा करोगे ना, अब तुमको समझ में आएगा कि हो क्या रहा है। देखो समझो, एक मिनट। तो अगर कोई तुमसे बोले कि भाई मेटल का प्लेट और डाइलेक्ट्रिक अगर एक दूसरे के साथ पूरी तरह से टच में, मेटल का प्लेट और डाइलेक्ट्रिक अगर ये पूरी तरह से एक दूसरे के साथ टच में है, तो यहाँ पे नेट चार्ज बताओ। इसी तरह यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेटल का प्लेट और डाइलेक्ट्रिक अगर पूरी तरह से एक दूसरे को टच कर रहा है तो नेट चार्ज बताओ। तो क्या मेरे इस नेट चार्ज का वैल्यू, मेरे इस नेट चार्ज का वैल्यू, मेरे इस नेट चार्ज का वैल्यू, ये क्यू नेट, टोटल जो हम लोग क्यू नॉट लिए हैं, क्यू नॉट में से क्यू इंड्यूस्ड को माइनस करने से आएगा। क्यू नॉट वो चार्ज है जो एक्चुअली उस प्लेट पे अपीयर हो रहा है, लेकिन इंडक्शन की वजह से अपोजिट चार्ज डाइलेक्ट्रिक पे अपीयर हो जा रहा है। तो जो नेट चार्ज हमारे इस प्लेट पे बच रहा है वो क्यू नॉट माइनस इंडक्शन का चार्ज होगा। आप दोनों निकाल चुके हैं। आप प्रीवियसली देखिए, आप जो प्रीवियस पॉइंट्स आप सॉल्व किए हैं उसमें देखिए, तो आप क्यू नॉट निकाल चुके हैं, आप क्यू इंड्यूस्ड निकाल चुके हैं। दोनों को माइनस कर लीजिए, जो आएगा वही तुम्हारा आंसर होगा कि प्लेट्स के ऊपर नेट चार्ज कितना अपीयर हो रहा है। क्वेश्चन में देखो, एक बार फिर से क्वेश्चन की तरफ लिए चलते हैं। लिखा है ना, द नेट चार्ज appearing on one of the coated surface, नेट चार्ज appearing on one of the coated surface। ये नेट चार्ज इसलिए पूछा है ताकि आप इस कंसेप्ट को समझ सके कि जो हमारा कोटिंग है, जो मेटल है, उस पे तो ठीक है भाई क्यू नॉट आ रहा है, लेकिन जो डाइलेक्ट्रिक उसके साथ टच में है उस पे निगेटिव इंड्यूस चार्ज भी आ रहा है। तो नेट चार्ज दोनों का माइनस। क्लियर है? बढ़िया। एक और क्वेश्चन, एक और कॉन्सेप्ट ऐड करते चलो बस।
अपने बैंक में भरते चलो एक एक कॉन्सेप्ट, यही तो तरीका है, यही पढ़ाई है। 27 लिखा है, a parallel plate capacitor of capacitance 5 microfarad is connected to a battery of EMF 6 volt. The separation between the plates is 2 mm. Find the charge on the positive plate. D, find the electric field between the plates. C है a dielectric slab of thickness 1 mm and dielectric constant 5 is inserted into the gap to occupy the lower half of it, मतलब आधा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है. Find the capacitance of the new combination, dielectric के साथ नया combination का capacitance निकालना है. How much charge has flown through the battery after the slab is inserted? चलिए कैलकुलेशन करते हैं. ठीक है, क्वेश्चन पूरी तरह से कैलकुलेशन बेस्ड है. सबसे पहले आप देखिए कि जो मेरा कैपेसिटेंस C1 है दैट इज 5 माइक्रोफैराड. जिस बैटरी से हमको इनिशियली उसको कनेक्ट करना है दैट इज 6 वोल्ट. प्लेट्स के बीच का जो सेपरेशन है, जो शुरुआत में सेपरेशन था, वो 2 mm है. ठीक है, तुमसे क्वेश्चन में ए पार्ट बोला गया है फाइंड द चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट, तो Q विल बी इक्वल्स टू CB. दिस इज 5 माइक्रोफैराड मल्टीप्लाइड विथ 6 वोल्ट, 6 5 30, 30 microcoulomb is the charge. 30 microcoulomb is the charge. B है find the electric field between the plates. देखिए, अगर आपको प्लेट्स के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो सिंपल वे से आप जो भी प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल है जो बैटरी के बराबर है डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स ले लें. तो हमारा पोटेंशियल था 6 वोल्ट और ये डिस्टेंस था 2 mm, 2 इंटू 10⁻³ मीटर. तो ये हो गया 2 से 3 कटा 3000 वोल्ट पर मीटर. ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया. शुरुआत में पोटेंशियल था 6 वोल्ट का, बैटरी 6 वोल्ट का है, तो प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी 6 वोल्ट है और उनके बीच का सेपरेशन है 2 मिलीमीटर, तो उसको मीटर में बदल दिए. तो 3000 वोल्ट पर मीटर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्टिंग बिटवीन प्लेट्स. सी में है अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस 1 mm and dielectric constant 5 is inserted into the gap to occupy the lower. अच्छा, मान लो किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब के साथ क्या हम लोग कैपेसिटेंस लिखना ऐसे सीखे हैं? क्या हम लोग कैपेसिटेंस लिखना ऐसे सीखे हैं? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के. देखिए, इनिशियल जो सेपरेशन था 2 मिलीमीटर उसको हम डी मान लेते हैं. तो क्वेश्चन में जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है उसका थिकनेस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब का थिकनेस है वो 1 mm है. तो क्या हम इसको D/2 लिख दें? बिल्कुल लिख सकते हैं. तो मेरे इस C का कैपेसिटेंस विथ मीडियम का जो वैल्यू आ रहा है, जो कैपेसिटेंस विथ मीडियम का वैल्यू हो रहा है वो है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस D/2 प्लस D/2 के. अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करो. एप्सिलॉन नॉट ए बाई D/2 प्लस D/2 के. दिस इज एप्सिलॉन नॉट ए बाई, नीचे से हम D/2 को कॉमन निकाल लिए, 1 प्लस 1/k ये आ रहा. क्या हम लोग कैपेसिटेंस विथ मीडियम में 2 को ऊपर भेज दें, 2 एप्सिलॉन नॉट ए, नीचे हम लोगों का D रहेगा D, और अंदर में गौर करो 1 प्लस 1/k है. k का वैल्यू क्वेश्चन में मेंशन है, k का वैल्यू क्वेश्चन में मेंशन है. ठीक है, k का वैल्यू क्वेश्चन में कितना है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5. ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 उसको लेके चलो. तो आगे हम लोग का 1 प्लस 1/5
तुम देखते चलना, हम इसको थोड़ा एडजस्ट करते जा रहे हैं। क्या ये एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी एक साथ लिख सकते हैं? अब यहाँ पे मेरे पास 1/5 और 1 6/5 बचा, तो ये जो आ रहा वो आ रहा 2 × क्या ये वाला ब्रैकेट वाला टर्म एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी शुरुआती कैपेसिटेंस है, और इंटू 5/6। तो अगर आप नया कैपेसिटेंस मीडियम के साथ निकालना चाहते हैं तो 2 इनिशियल कैपेसिटेंस तो हम लोग का 5 दिया हुआ था ना, देखो ना, इनिशियल कैपेसिटेंस 5 दिया हुआ है। ये जो कैपेसिटेंस यहाँ लिखा हुआ है, ये जो कैपेसिटेंस यहाँ लिखा हुआ है वो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी है। तो 5 माइक्रोफराड इज द इनिशियल कैपेसिटेंस, 5 माइक्रोफराड इज द इनिशियल कैपेसिटेंस। तो यहाँ पे हम लोग इनिशियल कैपेसिटेंस के जगह पे 5 लिख दिए, 5 माइक्रोफराड, और इसको मल्टीप्लाई करना है 5/6 से। 2 से ये 6 कटा 3 बार में, 2 से ये 6 कटा 3 बार में, अभी हो गया ये 25/3 माइक्रोफराड, दिस इज न्यू कैपेसिटेंस। 25/3 माइक्रोफराड, दिस इज न्यू कैपेसिटेंस। अगर ये 25/3 माइक्रोफराड न्यू कैपेसिटेंस है तो इसके बेसिस पे अब कुछ आगे का भी कैलकुलेशन आपसे पूछा जा रहा है, गौर से देखिए। फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द न्यू कॉम्बिनेशन, आ गया। डी है, हाउ मच चार्ज हैज फ्लोन थ्रू द बैटरी आफ्टर द स्लैब इज इंसर्टेड। उसके लिए देखो इनिशियल चार्ज मेरे पास निकला हुआ है, ये जो ए ऑप्शन बनाए थे ना आप, उसमें आप इनिशियल चार्ज 30 माइक्रोकूलम निकाल लिए। बैटरी तो वही है 6 वोल्ट का। नाउ जो आप फाइनल चार्ज निकालोगे उसमें कैपेसिटेंस ये मीडियम वाला लोगे, और बैटरी तो वही 6 वोल्ट का रहेगा। तो ये 25/3 हो गया इंटू 6, दैट इज 50 माइक्रोकूलम इज द फाइनल चार्ज। बट मेरा इनिशियल चार्ज 30 माइक्रोकूलम था, जो हम लोग अभी बात कर रहे थे जस्ट ऊपर, कि जो मेरा इनिशियल चार्ज है ये वाला, ये वाला, ये इनिशियल चार्ज मेरा 30 माइक्रोकूलम है, और स्लैब ऐड करने के बाद जो मेरा फाइनल चार्ज हुआ है वो 50 माइक्रोकूलम है। फाइनल चार्ज 50 है, शुरू में 30 था, देयरफॉर एक्स्ट्रा चार्ज सप्लाई बाई बैटरी when slab is added, तो दैट डेल क्यू विल बी इक्वल्स टू, जो भी आपका क्यू फाइनल है उसमें से क्यू इनिशियल माइनस करो, तो 50 में से 30 गया, दैट इज 20 माइक्रोकूलम इज द एक्स्ट्रा चार्ज विच इज सप्लाइड बाय द सेल। 20 माइक्रोकूलम इज द एक्स्ट्रा चार्ज विच इज सप्लाइड बाय द सेल। ठीक है, देखो ये सब क्वेश्चन इतना बढ़िया है ना कि आपको है ना इसके अंदर पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज हो रहा होता है, एक बार में हर चैप्टर का हर सेक्शन आ रहा होता है। इस एक न्यूमेरिकल को बनाने में आप 4 न्यूमेरिकल तो नाम के लिए बनाते हैं, ABCD करके लिखा है तो 4 न्यूमेरिकल तो आप बना ही रहे, आप एक्चुअली पूरा चैप्टर का रिवीजन कर रहे हैं। स्लैब के साथ कैपेसिटेंस कैसे लिखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में तुम क्या सोचते हो, कैसे प्रीवियस डाटा के साथ एडजस्टमेंट करना है। ये एडजस्टमेंट आपको समझ में आया था कि हम यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट ए डी को समहाउ एडजस्ट करते करते हैं ना, लास्ट में एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी की जगह सीधा सी पुट कर दिया, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी की जगह सीधा सी इनिशियल पुट कर दिया, ये वाला। फिर क्यू फाइनल निकालो, फिर बताओ कि बैटरी कितना एक्स्ट्रा चार्ज सप्लाई किया, एंड सो ऑन सो ऑन। ठीक है, तो ये बहुत बेहतरीन सेट है, दिमाग खुला रखिए, चीजों को चलने दीजिए। क्लियर है? सही। थोड़ा और आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 28। लिखा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग प्लेट एरिया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स 1 mm इज कनेक्टेड टू अ पावर सप्लाई ऑफ 100 वोल्ट। अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस 1 mm। देखो प्लेट्स के बीच का भी सेपरेशन 1 mm और डाइलेक्ट्रिक स्लैब भी 1 mm, मतलब पूरा का पूरा स्पेस बीच में भर जाएगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 इज इंसर्टेड इनटू द गैप।
फाइंड द इंक्रीज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। मेरा बैटरी कनेक्टेड है और उस समय आप स्लैब को इंसर्ट किए, तो आपको बताना है इंक्रीज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। पहले एनर्जी निकालना पड़ेगा, फिर बाद में फाइनल स्लैब ऐड करके एनर्जी निकालना पड़ेगा, फिर एनर्जी का इंक्रीज निकालना होगा। इफ द पावर सप्लाई इज नाउ डिस्कनेक्टेड एंड द डायलेक्ट्रिक स्लैब इज टेकन आउट। अब आप पावर सप्लाई हटा देंगे और फिर से आप डायलेक्ट्रिक स्लैब जो डाल के रखे थे ना उसको निकालिएगा। फाइंड द फर्दर इंक्रीज इन एनर्जी, फिर से एनर्जी में जो इंक्रीज होगा वो बताओ। Why does the energy increase in inserting the slab as well as in taking it out? स्लैब को ऐड करने में भी एनर्जी का इंक्रीज हुआ, स्लैब को निकालने में भी एनर्जी का इंक्रीज हुआ। ये कैसे हुआ तुमको ये समझाना है। तुमको समझने के लिए सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट क्वांटिटी चाहिए ना वो सी है। पहले तो आप सी के बारे में सोचें। कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ये हम लोग 8.85 इंटू 10⁻⁻12। एरिया की जगह पे 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसको मीटर में बदलने के लिए 10⁻⁻4 लगा दिए। और नीचे मेरे स्लैब्स के बीच का प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस 1 mm है, तो 1 इंटू 10⁻³ मीटर लिख दिए। हम चाहेंगे कि आप सबसे पहले इसको रफली कैलकुलेट कर ले। 8.85 इंटू 4, बाकी 10th पावर देखो, 10⁻⁻12 +2 -4 +3, तो दैट कैपेसिटेंस इज this much, 35.4 इंटू 10⁻, यहां देखो -12 और -4 कितना हो गया, -16, उसमें से 5 गया, -11। तुम इसी को लिख सकते हो कि दैट सी विल बी इक्वल्स टू 354 इंटू 10⁻⁻12, या यूं कहो इसी को लिख दो 354 पिको फराड। 354 पिको फराड, ये हम लोगों का 354 पिको फराड, ये हम लोगों का सी आ गया। ठीक है। अब डायलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस 1 mm, ये एयर के साथ था। ठीक है, इसको नॉट लगा दो, ये एयर के साथ था। कैपेसिटेंस जो आप निकाले वो एयर के साथ था। अब जब आप मीडियम यूज कर लेंगे तो कैपेसिटेंस विथ मीडियम क्या होता है, याद है? सी नॉट एयर के साथ इंटू के, तो ये हम लोग का 354 आ गया इंटू 10⁻⁻12, और डायरेक्टली कांस्टेंट क्वेश्चन में मेंशन है 5 है। ठीक है। अच्छा, एक काम कीजिए ना कि इतना कैलकुलेशन बड़ा बड़ा करना थोड़ा मुश्किल है, तो हम आपको कुछ डाटा लिख देते हैं। देखिए, हम लोग इनिशियल कैपेसिटेंस को सी नॉट मान लेंगे, और जो स्लैब ऐड करने के बाद मेरा कैपेसिटेंस आया है मीडियम के साथ, उसको 5 सी नॉट मान लें। करेक्ट है ना? स्लैब ऐड किए तो 5 सी नॉट, और इनिशियली कितना था, सी नॉट। स्लैब ऐड किए तो 5 सी नॉट, और इनिशियली कितना था, सी नॉट। अब आइए, बोला गया है फाइंड द इंक्रीज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। ये पार्ट बनाना सॉल्व। जब हम इनिशियल एनर्जी लिखेंगे तो हम लिखेंगे 1/2 कैपेसिटेंस इनिशियल वोल्टेज का स्क्वायर। दिस इज 1/2 सी नॉट, और वोल्टेज के जगह पे 100 वोल्ट का स्क्वायर। सो इट इज 1/2 सी नॉट 10,000, 10,000 में 2 से डिवाइड कर दिए हम लोग। दिस इज 5,000 इंटू सी नॉट। ये इनिशियल एनर्जी है। सी नॉट का वैल्यू चाहो तो ऊपर से पुट कर लो, और फाइनल एनर्जी में बस आपका जो सी फाइनल है ना, वो 5 टाइम्स बढ़ गया है। बाकी ये जैसे था वैसे ही है। ये 5 कट गया, सॉरी यहाँ 2 होगा ना, 5 नहीं ना होगा। थोड़ा कैलकुलेशन देखते चलना, ठीक है। यहाँ पे नीचे में 2 होगा, यहाँ पे 2 होगा, मल्टीप्लाइड विथ 5 सी नॉट एंड दिस, तो ये हो गया 5 सी नॉट। यहाँ पे आ गया 10,000,
नीचे है 2, 2 से ये 5 कटा, तो ये 25,000 सी नॉट एनर्जी हो गया। तो अगर हम इससे पूछें कि देयर इज सम इंक्रीज इन एनर्जी, आपके सिस्टम में एनर्जी का इंक्रीज होगा और वो एनर्जी है फाइनल में से इनिशियल एनर्जी को माइनस कर लो, तो 25,000 सी नॉट में से 5,000 सी नॉट को माइनस कर लीजिए, तो आपका इंक्रीज इन एनर्जी आ जाएगा 20,000 सी नॉट। करेक्ट है। अब तुम अगर इसको कैलकुलेट करना चाहो तो 20,000 ले लो और सी नोट का वैल्यू निकाल चुके 354 इंटू 10⁻⁻12, इतना जूल आपका आंसर आ जाएगा। इतना एनर्जी का इंक्रीज हुआ है, इतने एनर्जी का इंक्रीज हुआ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, बी में देखते क्या बोला गया। बी में बोला गया, इफ द पावर सप्लाई इज नाउ डिस्कनेक्टेड एंड द डायरेक्ट्रिक स्लैब इज टेकन आउट। पहले तो पावर सप्लाई कनेक्ट रख के स्लैब को ऐड किया गया, अब आप पावर सप्लाई को हटा दिए हैं और स्लैब को निकाल रहे हैं। आपको पता है कि अगर आप पावर सप्लाई हटा देते हैं तो फिर सिस्टम में क्या कांस्टेंट होता है? देखो, व्हेन पावर सप्लाई इज डिसकनेक्टेड, अगर पावर सप्लाई डिसकनेक्टेड होता है, आपको याद है चार्ज कांस्टेंट हो जाता है। तो चार्ज कांस्टेंट, इसलिए हम चाहेंगे कि स्लैब को निकालने के पहले आप एक बार कैपेसिटर पे जो चार्ज आया है उसको निकाल लें। सो चार्ज ऑन कैपेसिटर इज इक्वल्स टू कैपेसिटेंस विथ मीडियम एंड सेल पोटेंशियल। ये था हम लोगों का 5 ऑफ सी नॉट और यहां वोल्टेज था 100, तो मेरा चार्ज आ गया है 500 इंटू सी नॉट। मतलब अगर हमको चार्ज का जरूरत पड़ेगा एग्जैक्ट, तो हम 500 इंटू 354 पिको कुलम यूज करेंगे। ठीक है, अभी तो हम 500 सी नॉट यूज करेंगे। इतना चार्ज ये कांस्टेंट रहेगा, इतना चार्ज कांस्टेंट रहेगा। अब देखो, बिफोर स्लैब इज टेकन आउट, स्लैब के निकलने के पहले अब हम इनिशियल एनर्जी निकाल रहे हैं, हम इनिशियल एनर्जी निकाल रहे हैं, तो वो होगा क्यू स्क्वायर बाई 2 ऑफ सी स्लैब के साथ। तो क्यू स्क्वायर में हम लिखेंगे 500 सी नॉट का स्क्वायर और 2 सी ऑफ मीडियम लिखेंगे 5 सी नॉट, क्योंकि अभी तो स्लैब है ना, हम लोग अभी बात करें बिफोर स्लैब इज टेकन आउट। अभी स्लैब निकला नहीं है, निकलेगा इसके बाद निकलेगा, अभी निकला नहीं। तो अभी कैपेसिटेंस मेरा 5 सी नॉट है, अभी मेरा कैपेसिटेंस 5 सी नॉट है। कैपेसिटेंस अभी कितना है? 5 सी नॉट है और चार्ज है 500 सी नॉट। तो ये मेरे कैलकुलेशन के प्रोसेस में आ रहा है 25 1 2 3 4 सी नॉट का स्क्वायर बाई 2 इंटू 5 सी नॉट। देखो 2 और 5 मिलके एक जीरो कैंसिल कर दिया और सी नॉट से ये स्क्वायर कट गया, तो ये हो गया हम लोगों का 25,000 सी नॉट। ये मेरा इनिशियल एनर्जी, ये मेरा इनिशियल एनर्जी। अब आफ्टर आफ्टर स्लैब इज टेकन आउट, जब मेरा स्लैब निकल चुका है, हम आपको एक बात बता दें, अगर आपका बैटरी डिस्कनेक्टेड रहता है, अगर आपका बैटरी डिस्कनेक्टेड रहता है तो उस समय कैपेसिटर के प्लेट्स के ऊपर चार्ज नहीं बदलता। अगर बैटरी कनेक्टेड रहता है तो प्लेट्स के अक्रॉस में पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, पोटेंशियल नहीं बदलता। और अगर बैटरी डिस्कनेक्ट रहता है तो प्लेट्स के अक्रॉस में जो चार्ज डेवलप होता है वो कांस्टेंट रहता है। तो जब यहां क्वेश्चन बोल ही चुका है तुमको कि भाई बैटरी को डिस्कनेक्ट करके आप सोचिए,
तो हम लोग चार्ज वाले फॉर्मूला पे ही रिलाई करेंगे, क्योंकि चार्ज ही कांस्टेंट रहता है, पोटेंशियल वैरी करेगा। तो इस बार हम फिर से लिखेंगे क्यू स्क्वायर, लेकिन इस बार ऑलरेडी मेरा स्लैब निकल चुका है, तो अब बिना स्लैब के जो कैपेसिटेंस था वो वैल्यू लेंगे, और बिना स्लैब के कैपेसिटेंस था सी नॉट। तो क्यू के जगह पे हो गया 500 सी नॉट का स्क्वायर, और नीचे हो गया 2 सी नॉट। तो ऊपर हो गया 2 5 1 2 3 4 सी नॉट का स्क्वायर, और नीचे हो गया 2 ऑफ सी नॉट। ये सी नॉट से ये स्क्वायर कटा, और 2 से ये कटेगा, 1 2 5 1 2 3। ठीक है, इतना सी नॉट, ये मेरा फाइनल एनर्जी आएगा। आप दोनों डाटा पे गौर कीजिए। मेरा इनिशियल एनर्जी 25,000 सी नॉट है, और फाइनल एनर्जी 1,25,000 सी नॉट है। इसका मतलब सो फिर से आपका जो फाइनल एनर्जी है वो इनिशियल एनर्जी से ज्यादा है। सो देयर इज इंक्रीज इन एनर्जी। यहां एनर्जी का फिर से इंक्रीज हुआ। ठीक है, अब थोड़ा इसको छोटा कर देते, जरा सब कुछ को एक साथ ले आते, तब कुछ बात करने में बनेगा। देखो, क्वेश्चन में तुमसे जो बोला गया है ना, उस पैटर्न को समझो, उस कंसेप्ट को समझने का कोशिश करो। पहले बोला गया कि देखो भाई, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी करके है ना, पहले एक एयर के साथ कैपेसिटेंस निकाल लो। हम लोग एक कैलकुलेशन किए, आप लोग अच्छे से निकाल लीजिएगा। हम तो रफली 354 पिको फराड निकाल के रखे, आप लोग बढ़िया से निकाल लीजिएगा। फिर बोला गया कि उसके बीच एक कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच एक है ना डायलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट किया गया, और उस डायलेक्ट्रिक स्लैब का थिकनेस एग्जैक्टली उतना ही है जितना कि कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच का सेपरेशन है। इसका मतलब यह है कि कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच का पूरा स्पेस, कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच का पूरा स्पेस डायलेक्ट्रिक ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग इस बेसिस पे नया कैपेसिटेंस लिखें के सी नॉट। के मतलब 5 गुना 5, 5 सी नॉट है। तो इनिशियल कैपेसिटेंस सी नॉट था, और स्लैब डाल के 5 सी नॉट हो गया। बोला कि ठीक है भाई, इस प्रोसेस में कितना एनर्जी का इंक्रीज हुआ ये बताइए। बैटरी कनेक्टेड है, तो जब बैटरी कनेक्टेड होता है ना, तो पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। तो पोटेंशियल कांस्टेंट रख के हम लोग हाफ सी वी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएं, इनिशियल एनर्जी और स्लैब ऐड करने के बाद का फाइनल एनर्जी निकाल लिए। तो देखा गया कि पहला इनिशियल एनर्जी 5 सी नॉट आया, और फिर फाइनल एनर्जी मेरा 25,000 सी नॉट आया। तो इंक्रीज इन एनर्जी कितना था? तो इंक्रीज इन एनर्जी मेरा 20,000 सी नॉट था। आप सी नॉट का वैल्यू पुट कर देंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगा। सही है, इतना। अब आइए आगे। फिर बोला गया कि देखो, पावर सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर दो। तो जब आप पावर सप्लाई डिस्कनेक्ट कर देंगे ना, तो याद रखिएगा कि चार्ज कांस्टेंट रहेगा। इसलिए हम पहले चार्ज निकाल लिए। चार्ज कितना आ गया? तो 500 सी नॉट। अब स्लैब के निकलने के पहले एनर्जी लिखें। स्लैब के निकलने के पहले एनर्जी क्यू स्क्वायर बाई 2, कैपेसिटेंस विथ मीडियम। सॉल्व किए तो 25,000 सी नॉट था। स्लैब के निकलने के बाद फिर से एनर्जी लिखें, क्यू स्क्वायर बाई 2 सी नॉट, तो 1,25,000 सी नॉट आया। तो हम लोग देख रहे हैं कि देयर इज इंक्रीज इन एनर्जी अगेन। अब हम लोग क्वेश्चन में जा रहे हैं, देखते हैं क्या पूछा गया लास्ट में। फाइंड द फर्दर इंक्रीज इन एनर्जी। इंक्रीज इन एनर्जी निकालना है, और फिर आपको बताना है कि दोनों केस में इंक्रीज ही क्यों हुआ। अब यहां देखो, देयरफॉर इंक्रीज इन एनर्जी, आखिर एनर्जी का इंक्रीज ये कितना है? तो भाई फाइनल में से इनिशियल माइनस कर लो। फाइनल है 1,25,000 सी नॉट, और इनिशियल था 25,000 सी नॉट। इसमें से इसको माइनस कर लिए तो 1,00,000 सी नॉट। ठीक है, अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो 1,00,000 निकाल लो।
सी नॉट के जगह पे 354 एंड 10⁻⁻12 इतना जूल एनर्जी का लॉस होगा। ठीक है, इतना जूल एनर्जी का लॉस नहीं होगा, इंक्रीज होगा इतना एनर्जी। अब आखिर दोनों केस में एनर्जी का इंक्रीज क्यों हुआ? देखिए, फर्स्ट केस में भी कांस्टेंट था, फर्स्ट केस में भी कांस्टेंट था। तो आप याद कीजिए कि अगर भी कांस्टेंट रहता है तो इनिशियल से आपका फाइनल एनर्जी के टाइम्स बढ़ जाता है। सही है। और सेकंड केस में आप क्यू कांस्टेंट रख के बनाए, क्यू कांस्टेंट, और इसमें आप स्लैब निकाले हैं, स्लैब निकाले हैं, ऐड नहीं किए हैं, निकाले हैं। अगर ऐड करते तो एनर्जी घट जाता, लेकिन अगर आप निकाले हैं तो एनर्जी इसी कारण से बढ़ जा रहा है। एंड अगेन इनिशियल एनर्जी से फाइनल एनर्जी बढ़ गया। तो सेकंड केस में चार्ज कांस्टेंट रख के आप स्लैब को निकाले हैं, ऐड नहीं किए हैं। और फर्स्ट केस में भी कांस्टेंट रख के आप स्लैब को ऐड किए हैं, इसलिए दोनों जगह एनर्जी का इंक्रीज आता है। ठीक है, बहुत बेहतरीन न्यूमेरिकल्स। कैलकुलेशन को छोड़ दीजिए, तो ये जबरदस्त न्यूमेरिकल्स है कॉन्सेप्ट वाइज। कब बैटरी को कनेक्टेड रखना है तो क्या करना है, कब बैटरी को डिस्कनेक्ट करना है तो क्या करना है, और आपको सब चीज सोचना है। ठीक है, बढ़िया से इन सबको ध्यान से नोट करो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 लिखा है, कैपेसिटर इज फाउंड बाय टू स्क्वायर प्लेट्स ऑफ एज ए। देखो नीचे भी एक मेटालिक प्लेट है, स्क्वायर के फॉर्म में है, मतलब ए तो आपको एज लेंथ दिखाई दे रहा है, इतना ही ये प्लेट अंदर भी है। ठीक है, ऊपर वाला भी इसी तरह का है, और प्लेट्स के बीच का सेपरेशन डी है। दो डायलेक्ट्रिक है, एक है जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, दूसरा डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है। इनको इस स्पेस में भरा गया है, लेकिन भरने का जो तरीका है वो तुम देख पा रहे हो। मतलब यहाँ सिंपल सीरीज और पैरेलल वाला कंसेप्ट से आप इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, ऊपर वाले प्लेट्स और नीचे वाले प्लेट, ऊपर एक प्लेट है एक प्लेट नीचे, इसके बीच सीधा सीधा डायलेक्ट्रिक अगर भरा रहता है तो सीरीज करके आप निकाल लेते हैं। लेकिन ये जो ऐसे एंगल बना के भरा है ना, आपको यहाँ इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। फिगर पे ध्यान दीजिए सबको। फिगर, इसी फिगर को हम बड़ा कर देते हैं और उसी में कैलकुलेशन दिखाते हैं। देखो करना क्या पड़ेगा, आपको लेफ्ट हैंड साइड से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। यहां है x इक्वल्स टू 0, यहां से x डिस्टेंस दूर, यहां से x डिस्टेंस दूर आप इस पूरे कैपेसिटर के अरेंजमेंट में इस तरह का एक एलिमेंट्री पोर्शन कट करेंगे। ठीक है, इस एलिमेंट्री पोर्शन का अपना एक थिकनेस होगा। वो थिकनेस कितना है, चलो भाई वो थिकनेस है dx। ठीक है, यहां से यहां तक का दूरी y, तो ये जो डिस्टेंस बच गया वो है d माइनस वाई। अब आप अगर गौर से देखिएगा तो ऊपर हमारे K1 मीडियम का एक छोटा कैपेसिटर है DC1 नाम दे दो, और नीचे K2 मीडियम का छोटा कैपेसिटर है DC2 नाम दे दो। सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि आखिर ये DC1 और DC2 कितना है। देखो, जब हम लोग DC1 लिखेंगे तो एप्सिलॉन नॉट K1 उसका एक स्मॉल एरिया लिखेंगे, और जो मेरा DC1 दिखाई दे रहा है, DC1 मतलब ऊपर वाला हिस्सा जो कैपेसिटर का है, उसके दोनों आर्म्स के, दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस d माइनस वाई होगा।
डी माइनस वाई। तो यहां पे डाटा पुट किया जाए एप्सिलॉन नॉट K1। और जो स्मॉल एरिया लोगे उसको थोड़ा समझना है, स्मॉल एरिया को थोड़ा समझना पड़ता है, ये थोड़ा है टिपिकल, ध्यान से। मान लो जैसे हम तुम्हारे सामने एरिया को केवल समझाने के लिए हम ये एक प्लेट दिखा रहे, ये एक प्लेट दिखा रहे, एरिया को समझाने के लिए हम ये प्लेट दिखा रहे। ये आपके पास एक प्लेट है, प्लेट है, ठीक है। अच्छा, इस प्लेट में अगर थोड़ा कलर बदल देते हैं, थोड़ा इसमें समय लगेगा, धीरे धीरे चलते हैं। इस प्लेट में अगर आप इस तरह का कोई एलिमेंट्री पोर्शन लें और इस एलिमेंट्री पोर्शन में ये थिकनेस आपका dx है और ये प्लेट का एज लेंथ अगर a है, तो एरिया क्या लिखोगे? इस एलिमेंट्री पोर्शन का एरिया क्या लिखोगे? क्या तुम a इंटू dx लिखोगे? है ना? उसी तरह का हो रहा है ना कि देखो, बस बस मेरे इस फिगर में क्या है ना कि प्लेट ऐसे सीधा है तो हमको खाली सामने वाला दिखाई दे रहा है, लेकिन कहानी तो वही चल रहा है इधर, ऐसे ऐसे। तो आपके इस एरिया के जगह पे a इंटू डी एक्स होगा, एरिया के जगह पे a इंटू डी एक्स होगा, ठीक है। और हमारे पास बाकी d माइनस वाई। तो चलो, ये मेरा DC1 है। इसी तरह से थोड़ा मेहनत करो और DC2 लिखो। जब आप DC2 लिखेंगे तो आप एप्सिलॉन नॉट K2 लिखेंगे। उसका एरिया, वो भी एरिया सेम ही आएगा क्योंकि उसका भी थिकनेस dx और प्लेट का विड्थ जो अंदर तक है वो a है। लेकिन इस DC2 के ऊपर यहां और नीचे वाले एंड के बीच का डिस्टेंस y है केवल। चलो भाई, वो एरिया लिख लो, एप्सिलॉन नॉट K2। एरिया में आ गया a डॉट dx, वैसे ही जैसे ऊपर वाले प्लेट के बारे में बताए थे, और नीचे y है। नाउ थिंक, अब थोड़ा दिमाग लगाओ। नीचे वाले प्लेट और ऊपर वाले प्लेट के बीच यहां हम एक ऐसे रफली एक डायग्राम बना देते हैं। ये मेरा DC1 था, ये मेरा DC2 था। तो नीचे वाले प्लेट और ऊपर वाले प्लेट के बीच क्या ये दोनों सीरीज में है? क्योंकि इक्विवेलेंट तो हमको नीचे और ऊपर ही निकालना है। तो नीचे और ऊपर वाले प्लेट के बीच ये DC1 और DC2 सीरीज में है, ठीक है। देखिए, थोड़ा छोटा कर दे इसको। तो ये जो हमारे पास DC1 या DC2 है, DC1 एंड DC2 आर इन सीरीज, ये सीरीज में है। तो सीरीज में होने के कारण अगर आपको इसका इक्विवेलेंट निकालना पड़ा, स्मॉल इक्विवेलेंट, तो आप लिखेगा DC1 DC2 डिवाइडेड बाई DC1 प्लस DC1 DC2। तो आपके पास आ गया D ऑफ C इक्विवेलेंट। DC1 हम लोग लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट K1, DC1 लिख रहे हैं, ऊपर से देख लो, K1 A डॉट dx और नीचे होगा d माइनस वाई। DC2 एप्सिलॉन नॉट K2 A डॉट dx बाई नीचे y। और इस पूरे में हम लोग डिवाइड करेंगे एप्सिलॉन नॉट K1 A डॉट dx बाई d माइनस वाई प्लस एप्सिलॉन नॉट K2 A डॉट dx बाई y से। ये हम लोग को डिवाइड करना है। तो हमारे पास DC इक्विवेलेंट का वैल्यू आ रहा है, ऊपर में देखो एप्सिलॉन नॉट 2 है, K1 K2 2 है, A डॉट dx एंड A डॉट dx 2 टाइम्स है, उसी में y और d माइनस वाई डिवाइड।
नीचे में देखो ध्यान से, एप्सिलॉन नॉट ए डीएक्स को कॉमन ले लो, तुम्हारे पास बचा है K1, नीचे में है D माइनस वाई, और प्लस K2, नीचे में है y। ठीक है, धीरे धीरे कैलकुलेशन चलते जाने दीजिए। तो यहां पे ये कैलकुलेशन आपको दिखाता है कि एक एप्सिलॉन नॉट से एक एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, ए डीएक्स के एक वैल्यू से एक ए डीएक्स कैंसिल। तो आपके पास जो अभी डीसी इक्विवेलेंट आ रहा है, दैट इज एप्सिलॉन नॉट K1 K2 ए डॉट डीएक्स, इसमें डिवाइड करना है y टाइम्स ऑफ d माइनस वाई से, और इस पूरे में डिवाइड करना है K1 d माइनस वाई और प्लस K2 बाई वाई से। थोड़ा सा यहीं पे डाटा एक बार फिर से लिख लेते हैं, एप्सिलॉन नॉट K1 K2 ए डॉट डीएक्स बाई y एंड d माइनस वाई। देखिए अब ये कैलकुलेशन ही है, चलते रहेगा, फिर आगे एक इंटीग्रेशन आएगा, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए। क्या यहाँ पे K1y प्लस K2 d माइनस वाई, और यहाँ पे नीचे y टाइम्स ऑफ d माइनस वाई आया, तो ये नीचे वाला जो डिनोमिनेटर था और ये जो डिनोमिनेटर था ये कैंसिल, तो आपके पास आ गया डीसी इक्विवेलेंट। कितना आ गया? ये आ गया एप्सिलॉन नॉट K1 K2 ए डॉट डीएक्स डिवाइडेड बाई K1y प्लस K2 d माइनस वाई। यह आपका डीसी इक्विवेलेंट है। मतलब वो जो दो कैपेसिटर, छोटा छोटा कैपेसिटर DC1 और DC2 आप लिए थे, उसके सीरीज कॉम्बिनेशन में होने की वजह से, जो हमारा स्मॉल सी इक्विवेलेंट जनरेट हो रहा है, वो इस तरह से आप निकाल के रखें। यहाँ पे जो दो कैपेसिटर आप सीरीज में लिए थे, उन सब की वजह से ये हमारे पास स्मॉल कैपेसिटेंस जनरेट हुआ है। अब अगर आपको टोटल कैपेसिटेंस चाहिए तो आपको इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो टोटल कैपेसिटेंस के लिए हम इंटीग्रेशन यहीं पे स्टार्ट करते हैं। थोड़ा देखिए और समझिए। ये अभी तक हम लोग डीसी इक्विवेलेंट निकाल चुके हैं यहाँ पर नीचे में। वैसे इंटीग्रेशन तो आपको खुद करना चाहिए, तो हम तो बस एक सिस्टम बना के आपके सामने रख देंगे, फिर आप इंटीग्रेट करेंगे। एप्सिलॉन नॉट K1 K2 a dx K1y प्लस K2 d माइनस वाई। तो हमारे पास डीसी इक्विवेलेंट आया है एप्सिलॉन नॉट K1 K2 a डॉट dx बाई a डॉट dx बाई K1, एक मिनट जस्ट, K1y एंड K2 d माइनस वाई। K1y प्लस K2 d माइनस वाई, ये आया है। देयरफॉर अगर हमको टोटल C इक्विवेलेंट चाहिए, then we need to integrate this DC equivalent. That C equivalent will be equals to integration of epsilon naught K1 K2 a dot dx by K1y प्लस K2 d माइनस वाई। देखो इस इंटीग्रेशन का एक प्रॉब्लम है, हम आपको इसको इक्वेशन 1 दे दे और फिर आगे आपको समझाते हैं। इस इंटीग्रेशन का एक प्रॉब्लम है। इस इंटीग्रेशन में आपको दो वेरिएबल मिलेगा, एक x वेरिएबल है और एक y वेरिएबल। इस इंटीग्रेशन में एक प्रॉब्लम है, और इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम है कि इसमें दो वेरिएबल है, x वैरी करेगा प्लेट्स के अकॉर्डिंग में, और y वैरी करेगा डिस्टेंस के हिसाब से, प्लेट्स के बीच के डिस्टेंस के हिसाब से। तो यहां पे तुमको है ना tan थीटा के कंसेप्ट से तुमको x
और वाई में रिलेशन निकालना पड़ता है। tan थीटा के कंसेप्ट से तुमको एक्स और वाई में रिलेशन निकालना पड़ता है। हम बात कर रहे हैं इस ट्रायंगल का। ये ट्रायंगल थोड़ा ध्यान से देखिएगा सब कुछ। हम बात करें इस ट्रायंगल का, मान लो जैसे यहां O लिख दिए, यहां P लिख दिए, यहां Q लिख दिए, ठीक है। अगर आप इस ट्रायंगल को देखिएगा ना, हम एक बार फिर से बना रहे हैं, उसको देखिएगा आप लोग। कैसे बनेगा, चलो बना लेते हैं, एक एक करके बना लेते हैं। यहां पे एक लाइन खींचेंगे, फिर एक लाइन यहां खींचे, और एक लाइन में इसको मिला दिए। ये हो गया ट्रायंगल, ठीक है। यहाँ बीच में भी एक पोर्शन है। चलो अब हम जो लिख रहे हैं ना, उसको थोड़ा मिलाना है। यहाँ पे x का वैल्यू 0 था, यहाँ x का वैल्यू x है, और यहाँ x का वैल्यू a के बराबर है, ठीक है। ये वाला वैल्यू y था। अगर इस पॉइंट पे बात करोगे यहाँ पे, तो यहाँ y 0 है, और यहाँ पे y बढ़ के d के बराबर हो गया, प्लेट्स के बीच का सेपरेशन। मिला लीजिए इसको इधर से। देखिए 0 q p, ये p जो है वहां y बढ़ के d के बराबर हो जाएगा। बस इसी चीज को यहाँ पे तुम्हारे सामने रखा गया है। अच्छा, इस पूरे फिगर में देखना, यहाँ जो भी एंगल बनेगा वो tan थीटा तो सेम होगा ना, वो tan थीटा तो सेम होगा। तो अगर ये tan थीटा सेम है, तो क्या हम इस tan थीटा को लिख सकते हैं ऐसे? tan थीटा को अगर हम इसको परपेंडिकुलर ले लें, तो बेस में पूरा मतलब d बाई ए लिख सकते हैं, और इसी को हम लोग y बाई एक्स भी लिख सकते हैं। d बाई ए लिख सकते हैं, और इसी को हम लोग y बाई एक्स भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जहां भी आपका y है, अगर तुम चाहो तो x इंटू डी बाई ए लिख सकते हो। जहां भी तुम्हारा y है, अगर तुम चाहो तो x इंटू डी बाई ए लिख सकते हो, x इंटू डी बाई ए। सो इक्वेशन 1 में y के जगह पे वैल्यू पुट करेंगे। थोड़ा और छोटा कर दीजिए इसको, कैलकुलेशन ऐप। सो इक्वेशन 1 बिकम्स, तुम्हारा इक्वेशन 1 हो जाएगा कि दैट योर C इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट k1 k2 a डॉट dx बाई k1 y के जगह पे x इंटू डी बाई ए, प्लस k2 d माइनस y के जगह पे x इंटू डी बाई ए। देखिए अब कैलकुलेशन ही बड़ा होते जाएगा, ठीक है। यह है बड़ा क्वेश्चन, खाली कैलकुलेशन बेस्ट है। तो आपके C इक्विवेलेंट का वैल्यू हो गया एप्सिलॉन नॉट k1 k2, और a बाहर, इंटीग्रेशन ऊपर में dx है, नीचे में हम लोगों के पास है, देखते जाना, k1 x इंटू डी बाई ए, प्लस k2 डी माइनस k2 x इंटू डी बाई ए। याद रखिएगा कि x इज वेरिएबल। देन C इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट k1 k2 a dx। नीचे देखो, ध्यान से देखो, नीचे का एडजस्टमेंट देखो, k2 d लिखे प्लस k2 d लिखे प्लस, जरा गौर करना, k1 माइनस k2 डी बाई ए इंटू एक्स आ रहा है। चलो बढ़िया, ये आया तुम्हारे पास, ठीक है, ये आया तुम्हारे पास। अब आप में दिख रहा है कि ये x के फॉर्म में इंटीग्रेशन है, और x का लिमिट सबसे लेफ्ट में, जरा फिगर को देखिएगा, x के अगेंस्ट में लिमिट पुट करना है।
सबसे लेफ्ट वाले पॉइंट के लिए एक्स का वैल्यू 0 था और सबसे राइट वाले पॉइंट के लिए एक्स का वैल्यू ए आएगा, प्लेट का जो लेंथ है। तो एक्स के लिए लिमिट पुट करो। तो हमारे पास ये वैल्यू हो गया दैट सी इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट k1 k2 a इंटीग्रेशन। अच्छा यहाँ लिमिट पुट कर देते हैं, चलो एक बार लिख ही लेते हैं, अब आ गया था dx बाई k2d प्लस k1 माइनस k2 d बाई ए एंड x, और x का लिमिट है 0 से लेके a तक। अब प्रॉब्लम तो ये है कि सर आखिर इसका इंटीग्रेशन होगा क्या। आपको याद है 1/x का इंटीग्रेशन आप क्या पढ़े थे? 1/x का इंटीग्रेशन आप क्या पढ़े थे? आप 1/x का इंटीग्रेशन पढ़े थे log x। आप 1/x का इंटीग्रेशन पढ़े थे log x। तो यहां वही ln होगा, लेकिन x के जगह पे होगा k2d प्लस k1 माइनस k2। अधूरा लिखा गया, थोड़ा छोटा हो रहा है, इसको हटा देते हैं। हाँ, तो k1 माइनस k2 d बाई ए एंड x, और जो भी x का कॉफिशिएंट है उससे आपको डिवाइड करना होगा, x के कॉफिशिएंट से डिवाइड करना हो। तो x का कॉफिशिएंट ये वाला है, मतलब k1 माइनस k2 डी बाई ए से डिवाइड करना होगा। लिमिट चलेगा 0 से लेके a तक। सही है। तो आप यहां पे एक बार हम अब लिख देते हैं, उसके बाद आप कैलकुलेशन हम छोड़ेंगे। दिस इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट k1 k2 a, नीचे का जो कांस्टेंट था उसको भी हम निकाल दिए, k1 माइनस k2 नीचे का कांस्टेंट बाहर निकाल दिए हैं, d बाई ए बाहर आ गया है। अब एक बार ln x के जगह पे a लिखो, तो k2d प्लस k1 माइनस k2 डी बाई ए, और x के जगह पे a लिखो तो ए कटेगा, माइनस एक बार अब x के जगह पे 0 लिखो, माइनस ln ये पूरा चीज ब्रैकेट में है। हाँ, ln फिर ब्रैकेट में देखो k2d प्लस k1 माइनस k2 डी बाई ए, और x के जगह 0 लिखो तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, ये सेकंड टर्म तो पूरा 0 हो जाएगा, ये सेकंड टर्म तो पूरा 0 हो जाएगा, खत्म, ये 0 हो गया। यहां देखो a और a कट गया। तो अब मेरे पास जो बचा उस पर थोड़ा फोकस कीजिए, दैट इज सी इक्विवेलेंट एप्सिलॉन नॉट k1 k2 a, और नीचे से ऊपर चला गया, a स्क्वायर हो गया, और नीचे में बचा है k1 माइनस k2 इंटू डी, और अंदर में बचा है ln, इस ब्रैकेट को थोड़ा खोल देते हैं, k2d प्लस प्लस k1d माइनस k2d और माइनस ये 0। तो ये हमारा k2d कट गया, और आपके पास सी इक्विवेलेंट का वैल्यू कुछ ऐसा आया, एप्सिलॉन नॉट k1 k2 a स्क्वायर बाई k1 माइनस k2 एंड d ln k1d। देखिए हम कैलकुलेशन पे हम आपको नहीं बोलेंगे, आप कैलकुलेशन को अगर मान लीजिए कुछ कैलकुलेशन में ऊपर नीचे कहीं हुआ हो तो उसको आप ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। वो मेरा ज्यादा रोल नहीं है, वो आपके मैथमेटिक्स का पोर्शन है। हम तो बस कर देते हैं कि मान लो कहीं किसी को लॉग वोग नहीं आया तो हम लिख दिए, लेकिन उसमें भी हम बहुत अच्छे नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा, आपको फिजिक्स समझ में आना चाहिए। तो फिजिक्स के लिए आपका जो काम है वो कुछ ऐसा है कि आपके पास जो कैपेसिटर का अरेंजमेंट दिया था, सबसे पहले उस अरेंजमेंट को जरा गौर से सब कोई देख ले। ये जो अरेंजमेंट दिया था उसमें सीधा सीधा कोई एडजस्टमेंट, मतलब स्लैब को भरा नहीं गया था, स्लैब टेढ़ा भर दिया गया, और इस वजह से हुआ क्या कि आपको इंटीग्रेशन करना पड़ जाएगा। तो पहले हम लोग DC1 लिखे,
फिर DC2 लिखें, फिर दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन में पहले स्मॉल इक्विवेलेंट निकाले, DC इक्विवेलेंट, और फिजिक्स के हिसाब से जब आपका DC इक्विवेलेंट आ गया तो आप यहीं पे सोच लीजिए कि आप अगर फाइनल C इक्विवेलेंट निकालने जाएंगे तो बस आपको इसको इंटीग्रेट करना है। अब इंटीग्रेशन आपका बड़ा है, छोटा है, हार्ड है, हल्का है, सही है, गलत है, वो सब आपके प्रैक्टिस के हिसाब से होता है, आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। बाकी आप कैलकुलेशन एक बार फिर से अपने से भी कर लीजिएगा, रीचेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बढ़िया, फिजिक्स के हिसाब से बेहतरीन क्वेश्चन। मैथमेटिक्स तो ऑब्वियसली बहुत स्ट्रांग इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन फिजिक्स भी बहुत अच्छा है कि बहुत बार होता क्या था ना कि अभी तक हम लोग सीरीज और पैरेलल का सिंपल सिंपल क्वेश्चन देख, कैपेसिटर्स, अगर कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच अगर डाइलेक्ट्रिक भरा है और प्लेट का एरिया डिवाइड होता है तो पैरेलल कर देते हैं, प्लेट्स के बीच का सेपरेशन डिवाइड होता है तो सीरीज कर देते हैं, यहाँ पे दोनों डिवाइड हो गया, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, ध्यान से लिखा है, फिगर शोज टू आइडेंटिकल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कनेक्टेड टू बैटरी थ्रू अ स्विच। पहले आप स्विच की मदद से, मतलब दोनों ए और बी दोनों को बैटरी से कनेक्ट कर दिए हैं, दोनों चार्ज हो चुका है। द स्विच इज क्लोज सो दैट द कैपेसिटर्स आर कंप्लीटली चार्ज। स्विच क्लोज है, कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज हो चुका है शुरू में। द स्विच इज नाउ ओपनड and the free space between the plates of the capacitor is filled with a dielectric of dielectric constant 3. Find the ratio of the initial total energy stored in the capacitor to the final total energy stored in capacitors. Find the initial of the energy, find the ratio of the initial total energy stored in capacitor to the final total energy stored. देखो ये कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन है। सबसे पहले आप स्विच को क्लोज माने, मान लीजिए इनिशियली मेरा स्विच क्लोज है, इनिशियली एस इज क्लोज्ड, इनिशियली तुम्हारा एस क्लोज है। अगर इनिशियली एस क्लोज है तो फॉर ए कैपेसिटर, ए कैपेसिटर का इनिशियल कैपेसिटेंस मान लीजिए सी है, उसके अक्रॉस का वोल्टेज भी है, उसके ऊपर जो चार्ज स्टोर हुआ, अगर आप लिखना चाहें, हम बहुत चीज लिख रहे हैं, जैसे क्वेश्चन में उतना चीज तो नहीं जरूरत पड़ेगा लेकिन हम लिख रहे हैं, तो उस समय जो चार्ज कोई लिखेगा तो वो सी भी लिखेगा। उस समय अगर एनर्जी स्टोर्ड कोई लिखेगा तो वो हाफ CV स्क्वायर लिखेगा, ठीक है, हाफ CV स्क्वायर लिखेगा। और चलो इतना ही रखते हैं। इनिशियली जब मेरा एस क्लोज्ड है तो बी के लिए भी यही सब चल रहा है। फॉर बी कैपेसिटर, बी कैपेसिटर के लिए भी ये सब कुछ ऐसे ही चल रहा है, ये सब कुछ ऐसे ही चल रहा है। मतलब अगर बी का भी इनिशियल कैपेसिटेंस कोई बोले तो सी लिखा जाए, इनिशियल पोटेंशियल कोई बोले तो भी लिखा जाए, अगर इनिशियल चार्ज कोई बोल दे तो सी भी लिखा जाए, और अगर उसका भी इनिशियल एनर्जी कोई बोल दे तो हाफ CV स्क्वायर या Q स्क्वायर बाई 2C लिखा जाए। चलो बहुत बढ़िया। अब आप एस को, अब आप एस जो स्विच था, अब आप एस जो स्विच था आपका, उस स्विच को आप खोल दिए। जब आप स्विच को खोल दिए तो आप समझ पा रहे हैं यहाँ क्या हो रहा है। जब आप स्विच को खोल दिए ना तो मेरा ए बैटरी जो है वो तो सेल से कनेक्टेड ही रह गया। ए वाला जो बैटरी, ए वाला जो कैपेसिटर है वो बैटरी से कनेक्टेड ही रह गया, लेकिन बी वाला बैटरी से हो गया डिस्कनेक्ट। ए वाला बैटरी से कनेक्टेड रह गया लेकिन बी वाला हो गया बैटरी से डिस्कनेक्ट, ठीक है। जब आप स्विच को खोल दिए हैं, व्हेन एस इज ओपन, जब आप स्विच को खोल चुके हैं, ए still remains
connected with battery, but B is disconnected from बैटरी। बी जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया बैटरी से। अब आपको फिर से ए और बी के बारे में आप सोचना होगा जब आप उसमें स्लैब ऐड करेंगे। तो फॉर ए, अब आप ए के बारे में सोचिए। याद रखिए कि बैटरी से कनेक्टेड होने के कारण पोटेंशियल कांस्टेंट हो गया, पोटेंशियल सेम हो गया, पोटेंशियल कांस्टेंट हो गया। पोटेंशियल सेम है, पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, पोटेंशियल सेम है, पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट है। अब अगर आप उसके बीच कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करते हैं तो उसका जो नया कैपेसिटेंस आएगा वो के टाइम्स होगा। लेकिन अगर आप पोटेंशियल लिखते हैं तो पोटेंशियल उसका वही होगा जो पहले था। तो अगर आप इस केस में उसका सेकेंड टाइम एनर्जी लिखेंगे तो वो हो जाएगा हाफ कैपेसिटेंस के जगह पे दिस और पोटेंशियल के जगह वी स्क्वायर। तो उसका नया एनर्जी होगा हाफ के सी वी स्क्वायर। कहने का मतलब जो सेकेंड टाइम ए कैपेसिटर का एनर्जी आएगा वो फर्स्ट टाइम जो भी एनर्जी था उसका के टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप बी का बात करेंगे, फॉर बी, तो याद रखिए बी जो है वो बैटरी से डिस्कनेक्ट है। तो बी के ऊपर चार्ज कांस्टेंट होगा, चार्ज कांस्टेंट, चार्ज कांस्टेंट। अगर चार्ज कांस्टेंट है तो जो Q2 है वो Q के बराबर है, पहले वाला। लेकिन जो आपका C2 है वो तो K टाइम्स होगा ही, क्योंकि आप स्लैब ऐड कीजिएगा। अब जब आप सेकेंड टाइम में एनर्जी लिखिएगा तो फॉर्मूला चलेगा Q²/2C। चार्ज तो वही है, चार्ज तो वही है। ठीक है, अगर चार्ज वही है, कैपेसिटेंस में के टाइम्स नीचे बढ़ा है, तो आप बोलेंगे ना कि सर जो एनर्जी है वो इनिशियल एनर्जी बाई के है। तो देखो एक्चुअली इस क्वेश्चन का सबसे अच्छा पार्ट क्या है कि ए को स्टूडेंट सॉल्व करेगा ये सोच के कि सेल कनेक्टेड है तो पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, और उस केस में ए का एनर्जी के टाइम्स बढ़ जाएगा। सेल कनेक्टेड है, पोटेंशियल कांस्टेंट माना जाएगा ए के अक्रॉस में, और एनर्जी के टाइम्स बढ़ जाएगा। लेकिन बी के लिए सेल डिस्कनेक्टेड हो चुका है तो चार्ज कांस्टेंट रहेगा, और अगर चार्ज कांस्टेंट रहेगा तो एनर्जी के टाइम्स घट जाएगा। अगर चार्ज कांस्टेंट रहेगा तो एनर्जी के टाइम्स घट जाएगा। एक साथ सब कुछ दिखाने का कोशिश करते हैं। फिगर देखो, फिगर में बोला गया कि शुरुआत में तो आपका जो एस है वो क्लोज है, तो ए और बी दोनों बैटरी से कनेक्टेड है। तो ए के अक्रॉस में भी चार्ज डेवलप होगा, बी पे भी होगा, ए के अक्रॉस में पोटेंशियल होगा, बी पे भी होगा। तो वो दोनों यहां शुरुआत में लिख दिया गया। लेकिन उसके बाद हम लोग स्विच को खोल दिए और डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट किए। अगर आप स्विच को खोल के डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट कर रहे हैं, स्विच को खोल के अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब को आप इंसर्ट कर रहे हैं, तो फिर आपको ये देखना होगा कि ए पे आप जो सोचेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, वो कैसे करेंगे। तो ए अभी भी बैटरी से कनेक्टेड है। अगर ए अभी भी बैटरी से कनेक्टेड है, ए अगर अभी भी बैटरी से कनेक्टेड है, तो पोटेंशियल को कांस्टेंट लेके डिस्कशन करना है, पोटेंशियल को कांस्टेंट लेके डिस्कशन करना है। और अगर बी मेरा बैटरी से डिस्कनेक्ट हो गया तो चार्ज को कांस्टेंट लेके डिस्कशन करना है। तो आपको इस बेसिस पे पता चला कि ए के अक्रॉस का पोटेंशियल एनर्जी के टाइम्स बढ़ जाएगा स्लैब ऐड करने के दौरान, और बी का पोटेंशियल एनर्जी के टाइम्स घट जाएगा स्लैब ऐड करने के दौरान। शुरुआत में दोनों का एनर्जी एक जैसा था, सेम था, लेकिन अभी ए का पोटेंशियल एनर्जी के टाइम्स बढ़ा है और बी का पोटेंशियल एनर्जी के टाइम्स घटा है। तो आपसे क्या पूछा है? Switch is now open and the free space between the plates of the capacitor is filled with a dielectric of dielectric constant 3. Find the ratio of initial total energy stored in the capacitors to the final total energy stored. तो अगर आप according to question
अगर आप इनिशियल टोटल एनर्जी लिखते हैं तो हम बोलेंगे दोनों के अंदर U1 स्टोर हुआ था, U1 प्लस U1, आप मान के चलो 2U1, और जो फाइनल एनर्जी स्टोर्ड हुआ है टोटल, एक में पहला वाला केस में KU1 हुआ है और दूसरे वाले में U1/K हुआ है, और K का वैल्यू आपका 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी यहां पे हम लोग अगर U1 को कॉमन ले लें तो K² + 1/K है, तो दैट इज दैट फाइनल एनर्जी इज इक्वल्स टू U1, K का वैल्यू 3 दिया हुआ है, तो 3 का स्क्वायर प्लस 1/3, so it comes to be 10/3 of U1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको इसका रेशो निकालना है। आपको इनिशियल टोटल एनर्जी और जो हम लोग का फाइनल टोटल एनर्जी है इसका रेशो निकालना है। अगर आप इनिशियल टोटल एनर्जी और फाइनल टोटल एनर्जी का रेशो निकाल रहे हैं तो इनिशियल टोटल एनर्जी मेरा 2U1 और फाइनल टोटल एनर्जी है मेरा 10U1/3, तो क्या ये 3/5 आएगा? तो इनिशियल टोटल एनर्जी बाय फाइनल टोटल एनर्जी, इनिशियल टोटल एनर्जी बाय फाइनल टोटल एनर्जी विल बी इक्वल्स टू 3/5। इनिशियल टोटल एनर्जी बाय फाइनल टोटल एनर्जी विल बी इक्वल्स टू 3/5। तो ये चीज चलता है। ठीक है, बहुत बेहतरीन। आपको एक ही क्वेश्चन में सेल कनेक्टेड रख के भी न्यूमेरिकल बनवा लिया गया और सेल को डिसकनेक्ट रख के भी आपका कॉन्सेप्ट चेक कर लिया गया। ठीक है, बहुत अच्छा है, ध्यान रखना इन सब पर। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। आराम से प्रोसेस को देखिए, समझिए, दिमाग को बार बार इसको रिपीट कीजिए। ठीक है, एक बार में आप शायद नहीं समझेंगे, आपको रिवाइज करना चाहिए, आपको इसको पॉज करके है ना बार बार थोड़ा देखना चाहिए। ठीक है, तब है ना इसका कंसेप्ट है ना फुली क्लियर होता है। 31 लिखा, कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटेंस 100 माइक्रोफैराड इज चार्ज टू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन ईच प्लेट? The charging battery is disconnected and the dielectric of dielectric constant 2.5 is inserted. Calculate the new potential difference between the plates. What charge would have produced this potential difference in absence of the dielectric slab? Find the charge induced at the surface of the dielectric slab. ये क्वेश्चन है ना थोड़ा छोड़ रहे हैं क्योंकि ऐसा ऐसा बहुत बार हो चुका अब, तो हम चाहेंगे कि ये खुद से आप इसका सॉल्यूशन निकालें। ठीक है, इसको आपको खुद से करना है। ठीक है, आपको कनेक्शन करना है, फिर डायरेक्टिक ऐड करना है, थोड़ा थोड़ा दिमागी रूप से कसरत कीजिए, थोड़ा ये क्वेश्चन बनाइए खुद से। हाँ, आगे बढ़ते हैं। 32 लिखा है, कंसिडर एन असेंबली ऑफ 3 कंडक्टिंग कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल्स of radii A, B and C as shown in figure. Find the capacitance of the assembly between the point A and B. Find the capacitance of the assembly between the point A and B. शुरुआत में कोई डायलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक नहीं। अच्छा, A अंदर वाले से B बाहर वाले तक तुम जाओगे ना तो 2 कैपेसिटर होगा स्फेरिकल, एक ये कैपेसिटर है और ये दूसरा कैपेसिटर है। अगर तुम C1 का वैल्यू लिखो तो जैसा स्फेरिकल कैपेसिटर में होता है 4πε0 AB/B-A, और अगर आप C2 लिखोगे तो 4πε0 B और C उसका रेडियस है, BC/C-B। बिटवीन अंदर A एंड बाहर B, याद रखना कि C1 एंड C2 आर इन सीरीज। ये C1 और C2 जो है वो सीरीज में है। अगर ये C1 और C2 सीरीज में है, अगर ये C1 और C2 सीरीज में है
तो आप इसके सी इक्विवेलेंट के लिए सीरीज का जो कंसेप्ट पढ़े हैं जस्ट उसको लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी बाई बी माइनस ए को मल्टीप्लाई कर देना है 4 पाई, ऐसे मतलब C1 और C2 का वैल्यू इस इक्वेशन में प्लेस कर देना है, आपको पहला आंसर आ जाएगा। आपको कैलकुलेशन करना है। अब आइए क्वेश्चन का बी पार्ट, ये हो गया फाइंड द कैपेसिटेंस, ये वाला हो गया हम लोग का, सी इक्विवेलेंट आ गया। Suppose the space between the two inner cells of the previous problem is filled with dielectric or dielectric constant K. Find the capacitance of the system between A and B. अब देखो केस 2 में क्या बोला गया, याद रखिएगा केस 2 में हम बात कर रहे हैं। केस 2 को हम है ना इस रेड पेन से बना रहे हैं, केस 2 को हम रेड पेन से बना रहे हैं। केस 2 में बोला गया कि अंदर वाले दोनों सेल्स के बीच, जिसका रेडियस ए और बी था, उनके बीच के स्पेस को एक डायलेक्ट्रिक ऑक्यूपाई कर लिया। शुरुआत में डायलेक्ट्रिक नहीं था, अभी ये डायलेक्ट्रिक से भर दिया गया। अब फिर से वैल्यू निकालिए। अरे भाई करना क्या है, बात तो वही रहा, बस अब आपको के पास क्या होगा ना कि जो C1 है वो होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ए बी बाई बी माइनस ए, और आपका C2 अभी होगा, C2 में तो कोई छेड़छाड़ किया नहीं गया है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी इंटू सी बाई सी माइनस बी, एंड अगेन ये दोनों एक दूसरे के साथ सीरीज में, एंड C1 एंड C2 आर इन सीरीज, ये दोनों फिर से सीरीज में। और अगर ये दोनों सीरीज में है तो वापस से अगर आप फिर से सी इक्विवेलेंट निकालने जाते हैं तो C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 का यूज करें और यहां से आप आंसर निकाल लें। ठीक है, तो क्वेश्चन बस है ना बहुत सिंपल था, इसको ज्यादा हार्ड तो हम बोलेंगे ही नहीं। आप पीछे जितना न्यूमेरिकल बना चुके हैं लंबा लंबा, उसके एवज में तो ये कुछ नहीं है। ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चन कुछ इस तरीके से रखा गया कि देखिए भाई शुरुआत में मेरे पास 3 कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल्स दे दिया गया है, एक का रेडियस ए है, दूसरे का बी, तीसरे का सी है, ए बी सी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। फिर बोला गया कि आप इनके बीच जो हमारा कैपेसिटर्स बनता है उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालने का कोशिश करें। तो अंदर वाले दो सेल्स ए और बी को जब हम पकड़े तो एक कैपेसिटर C1 बना स्फेरिकल, और फिर जब हम बी रेडियस और सी रेडियस वाले सेल को पकड़े तो दूसरा कैपेसिटर C2 बना। ये दोनों C1 C2 इंडिविजुअली ग्रीन से लिख दिया गया, फिर दोनों सीरीज में है, तो आप सी इक्विवेलेंट के लिए C1 C2 बाई C1 प्लस C2 का सहारा लेंगे, वहां से वैल्यू निकाल लेंगे। फिर बोला गया कि अंदर वाला जो दो सेल है ना जिसका रेडियस स्मॉल ए और स्मॉल बी है, उसके बीच में एक डायलेक्ट्रिक भर दिए जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। अब फिर से ये निकालो, तो हमको C1 निकालना पड़ा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस बार के लग गया ए बी बाई बी माइनस ए, और फिर C2 निकाले 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी सी बाई सी माइनस बी, और फिर से दोनों सीरीज में है और सीरीज में कैलकुलेशन कर लेंगे, यहां से हम लोग को सी इक्विवेलेंट आ जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा न्यूमेरिकल था, बढ़िया क्वेश्चन दिमाग में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33, लिखा है एन एयर फिल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज टू बी कंस्ट्रक्टेड विच कैन स्टोर 12 माइक्रोकूलम ऑफ चार्ज व्हेन ऑपरेटेड एट 1200 वोल्ट। What can be the minimum plate area of the capacitors? The dielectric strength of air is given. अच्छा, इस क्वेश्चन का मेन थीम है कि आपके सामने ये वर्ड अभी तक नहीं आया था, उसको ले आना। ये डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता क्या है? डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब होता है मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड which can be sustained by medium। मतलब वहां तक अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना तो मीडियम अपने आप को पोलराइज नहीं होने देगा, लेकिन अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस सर्टेन वैल्यू से ज्यादा हुआ तो मीडियम पोलराइज हो जाएगा। यही, ठीक है, मीडियम पोलराइज हो जाएगा।
तो देखो, जब बोल रहा है कि प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस 1200 वोल्ट हो और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर सकता है विच इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर हो, तो क्या हम लोग ऐसे सोच सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता पोटेंशियल बाई सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू लेंगे तो ये सेपरेशन कम से कम हमको मिल जाएगा कि कम से कम कितना सेपरेशन हो। तो अगर आप सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स का मिनिमम वैल्यू निकालना चाहते हैं तो जो भी है उसमें ई से डिवाइड कीजिए। तो प्लेट्स के बीच का मिनिमम सेपरेशन जो कैपेसिटर में आएगा वो होगा भी के जगह पे 1200 वोल्ट और नीचे है 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर। 3 से 1200 कटा 400 में इंटू 10⁻⁻6 मीटर। मतलब कम से कम प्लेट्स के बीच का सेपरेशन 400 × 10⁻⁻6 मीटर होना चाहिए। उससे ज्यादा रखिए अच्छा है, लेकिन उससे नजदीक प्लेट गया जहां इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगा, वो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से ज्यादा हो जाएगा और चार्ज लीक कर जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका चार्ज सेफली स्टोर रहे तो प्लेट्स के बीच का कम से कम सेपरेशन 400 × 10⁻⁻6 मीटर रखिए। ठीक है। व्हाट कैन बी द मिनिमम प्लेट एरिया? अब हम लोगों को प्लेट एरिया के बारे में सोचना है, प्लेट एरिया के बारे में। आगे आ जाओ। देखो हमारे पास कैपेसिटेंस दिया है, क्या हम लोग जानते हैं? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो अगर हमको प्लेट्स का एरिया निकालना है तो लिख सकते हैं कैपेसिटेंस इनटू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो आपके क्वेश्चन में कैपेसिटेंस मेंशन है विच इज 12 माइक, नहीं, एक मिनट, सॉरी, चार्ज मेंशन है, चार्ज और वोल्टेज दिया है। चलो भाई निकाल लेते हैं, कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं, इसमें क्या है। तो क्या हम इस चार्ज के जगह पे, सॉरी कैपेसिटेंस के जगह पे सीधा सीधा Q बाई भी लिख सकते हैं, D बाई एप्सिलॉन नॉट। तो Q का वैल्यू क्वेश्चन में देख लो, थोड़ा छोटा कर लो, खत्म करो इसको। तो वहां पे चार्ज का वैल्यू है 12 माइक्रोकुलम, 12 × 10⁻⁻6। वोल्टेज है 1200 वोल्ट। डिस्टेंस का वैल्यू आप निकाल चुके हैं 400 × 10⁻⁻6। और जो मेरे एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू है दैट इज 8.85 × 10⁻⁻12। सारा डाटा पुट करके सॉल्व कर दीजिए, आपको प्लेट का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, सारा डाटा पुट करके सॉल्व कर दीजिए, आपको प्लेट का एरिया मिल जाएगा विच इज मीटर स्क्वायर। चलिए ये एक मेथड हम बताएं, तुम्हारे लिए छोड़ते हैं कि तुमको दूसरा मेथड भी सोचना चाहिए। तुम अगर चाहो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के मैक्सिमम स्ट्रेंथ से भी बना सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम आपको पता है, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के भी सहारे अगर तुम चाहो तो ये कैलकुलेशन किया जा सकता है। ठीक है, तो एक बार कोशिश करना इससे बनाने का। एक मेथड हम आपके पास बनाएं, देखिएगा दोनों केस में आंसर मैच करता है या नहीं। करता है तो क्यों करता है, और नहीं करता है तो क्यों करता है, थोड़ा बताना। ठीक है, थोड़ा सॉल्व कीजिएगा, देखिएगा क्या होता है। बढ़िया, ये सब बेहतरीन क्वेश्चंस है, कंसेप्ट वाइज है और आपको बहुत कुछ इसमें सोचना भी पड़ता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अभी बढ़े। 34 लिखा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद द प्लेट एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट 1 सेंटीमीटर इज कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 24 वोल्ट। फाइंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्लेट्स। देखिए, जब भी हम लोग कैपेसिटर को चार्ज करते हैं उसका प्लेट्स अपोजिट चार्ज होता है। अपोजिट चार्ज होने की वजह से they always attract each other and the force is q square by 2 epsilon naught a। ठीक है, फोर्स इज क्यू स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए।
अब इस क्वेश्चन में अगर तुम डाटा देखोगे तो तुमको क्यू नहीं दिखेगा, तो क्या हम उसके जगह पे सी इंटू वी लगा सकते हैं, सी इंटू वी का स्क्वायर और नीचे 2 एप्सिलॉन नॉट ए। अब तुम इस क्वेश्चन को देखोगे तो तुमको सी भी नहीं दिखेगा। अच्छा, अगर सी नहीं दिखा तो क्या हम सी के जगह पे एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी यूज कर सकते हैं, साथ में भी का स्क्वायर और नीचे यूज होगा 2 एप्सिलॉन नॉट ए। तो देखिए अब आपको सारा का सारा इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन में दिखेगा। ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर ए का स्क्वायर भी का स्क्वायर, नीचे आएगा डी का स्क्वायर और 2 एप्सिलॉन नॉट ए। अब नीचे वाले एक एप्सिलॉन नॉट ए से ऊपर का जो स्क्वायर था वो कैंसिल, तो आपके पास बचा है एप्सिलॉन नॉट ए पोटेंशियल का स्क्वायर, नीचे है डी स्क्वायर एंड 2। सारा डाटा अवेलेबल है। देखो ना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। देखो तुम्हारे सामने एरिया दिया हुआ है, तुम्हारे सामने एरिया लिखा हुआ है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में बदल लीजिएगा। डी दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर और प्लेट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है 24 वोल्ट। आराम से इसको पुट कीजिए, फोर्स का कैलकुलेशन कीजिए। तो देखिए बेसिक फॉर्मूला याद रखिए, क्यू स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए, क्यू स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए। लेकिन जरूरत के हिसाब से वो एडजस्ट भी करने आना चाहिए, जैसा डाटा अवेलेबल रहेगा उस हिसाब से आपको काम करने आना चाहिए। तो अगर डाटा अवेलेबल है एरिया में, डिस्टेंस में, पोटेंशियल में, तो क्यू स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए को आपको बदल के उस फॉर्मेट में लाना है। ठीक है, आराम से वैल्यू पुट करके सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। ये आपके सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। कंसिडर सिचुएशन सोन इन फिगर। प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर दिया है, हैविंग प्लेट एरिया ए and are clamped in the laboratory. The dielectric slab is released from rest with a length a inside the capacitor. A portion अंदर है and is released, neglecting any effect of friction or gravity, so that the slab will execute periodic motion and find its time period. देखिए हम आपसे इसके डिस्कशन के पहले एक चीज आपको याद दिला देना चाहें। जब भी when slab is inserted between plates of capacitor, it experience force, वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। और फोर्स का इक्वेशन आप निकाल चुके हो, एप्सिलॉन नॉट बी भी स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट बी भी स्क्वायर बाई 2d k-1। यह हमारे फोर्स का इक्वेशन आता है। ठीक है, जब भी कोई स्लैब किसी कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच इंसर्ट होता है तो उसके बीच लगने वाला, उसके ऊपर लगने वाला फोर्स होता है एप्सिलॉन नॉट बी भी स्क्वायर बाई 2d k-1, एप्सिलॉन नॉट बी भी स्क्वायर k-1 बाई 2d। ठीक है, ये चीज चलता है। अब यहां पे देखो, हमेशा होगा क्या ना, इस स्लैब को अंदर की तरफ खींचा जाएगा। अब ये जो फोर्स आपके पास आ गया, तो अगर तुम चाहोगे तो एक्सेलरेशन ऑफ स्लैब लिख सकते हो फोर्स बाय मास करके, एक्सेलरेशन ऑफ स्लैब लिख सकते हो फोर्स बाय मास करके। आप बस डायग्राम को देखिए, आपके पास एक्सेलरेशन ऑफ स्लैब हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट बी भी स्क्वायर k-1 बाई 2d, पहले से था, मास से डिवाइड कर दो। अच्छा, इस पूरे एक्सेलरेशन टर्म में देखो, क्या कोई भी ऐसा टर्म है जो वेरिएबल है? भाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, जो प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड है वो भी कांस्टेंट है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज अ कांस्टेंट, मास इज कांस्टेंट, डिस्टेंस इज कांस्टेंट, बी इज कांस्टेंट, एवरीथिंग इज कांस्टेंट। तो जो मेरा एक्सेलरेशन है स्लैब का ना, वो कांस्टेंट होगा। ऐसा हम इसलिए तुमसे पूछ लिए कि जैसे ही ये कांस्टेंट बोला, अब एसएचएन तो नहीं हो सकता,
क्योंकि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ये मोशन एसएचएम नहीं है। हाँ पीरियोडिक है, अंदर जाएगा बाहर आएगा, वो सब होगा, वो सब होगा, वो हम दिखा भी रहे हैं, लेकिन ये एसएचएम नहीं है, एसएचएम नहीं है। क्लियर है? ये मोशन एसएचएम नहीं है। तो अब चलिए थोड़ा आइए अपने काम के कैलकुलेशन पे। रुकिए थोड़ा हम सेट कर रहे हैं कि कैसे हम इसका फिगर बनाएं जिससे हम इसको अच्छे तरीके से आपके सामने रख सके बढ़िया से। देखिए यहां से हम एक डिस्टेंस को दिखा रहे हैं कि हाँ भाई स्लैब शुरुआत में यहां था, बस इतना ही रखें। फिर हम यहां से प्लेट्स को दिखा रहे हैं, ये मेरा प्लेट का डिस्टेंस है। फिर यहां मेरे प्लेट का दूसरा एंड है, यहां मेरे सॉरी यहां मेरे प्लेट का दूसरा एंड है। अब यहां तक वो निकलेगा भी, बिल्कुल निकलेगा। ठीक है। नाउ अब आपको हम स्लैब दिखा रहे हैं। स्लैब, स्लैब का शुरू का पोजीशन, फिर स्लैब कहां था। देखो स्लैब शुरू में यहां था, यहां से लेके यहां तक था, यही तो है स्लैब। क्लियर है? इस समय उसको अंदर की तरफ, इस समय उसको अंदर की तरफ खींचा जा रहा है एक फोर्स से। फिर देखो स्लैब इस पोजीशन में आएगा, सॉरी, स्लैब उसके बाद धीरे धीरे अंदर खींचते हुए इस पोजीशन में स्लैब आएगा, पूरा अंदर का अंदर स्पेस भर लेगा। लेकिन तब तक उसके पास सुनते जाइएगा, तब तक उसके पास लेफ्ट हैंड साइड में एक वेलोसिटी आ जाएगा, इसलिए स्लैब रुकेगा नहीं। अब स्लैब लेफ्ट की तरफ इस एक्सट्रीम तक जाएगा, यहां तक। अब जाके स्लैब रुकेगा। ठीक है, अब जाके स्लैब रुकेगा। उसके बाद भी उसको फिर अंदर खींचा जाएगा, उसके बाद उसको अंदर खींचा जाएगा। फिर से स्लैब, फिर से स्लैब बीच का स्पेस भरने के लिए आएगा, लेकिन फिर रुकेगा नहीं। उसके पास एक राइट हैंड साइड की तरफ एक वेलोसिटी गेन है, इस वजह से मेरा ये स्लैब, इस वजह से मेरा ये स्लैब फिर से यहां तक जाएगा, यहां तक। तो देखो आपको एक्चुअली ये सब कुछ कैलकुलेशन में उतारना है, कैलकुलेशन में उतारना है। ठीक है, ये देखिए इस टाइम को आप, इस टाइम को आप t इक्वल्स टू 0 कह ले। यहां तक पहुंचने में t इक्वल्स टू t1 लगा होगा, और फिर यहां तक पहुंचने में t इक्वल्स टू t2 लगा होगा, फिर यहां तक पहुंचने में t इक्वल्स टू t3 लगा होगा, और फिर यहां तक पहुंचने में t इक्वल्स टू t4 लगा होगा, और ये पूरा कंप्लीट टाइम पीरियड। नाउ थिंक, सब कोई फिगर हिसाब से चलो। फ्रॉम 0 से लेके t1 तक, 0 से लेके t1 तक, सब कोई ध्यान से देखो, 0 से लेके t1 तक, 0 से लेके t1 तक उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है। उसके पास एक एक्सेलरेशन है, जो इतना लंबा चौड़ा एक्सेलरेशन आप यहां लिख के रखे हैं। ठीक है, इसको आप मान लीजिए ना, इस एक्सेलरेशन को आप शॉर्टकट में ए नॉट लिख लीजिए, बाद में पुट कर लीजिएगा, ये ए नॉट। वो जो डिस्टेंस कवर किया है, वो जो डिस्टेंस कवर किया उसको देखो कि आखिर वो कितना डिस्टेंस कवर किया। ए पहले से अंदर था, तो वो फर्दर एल माइनस ए डिस्टेंस कवर किया, यही डिस्टेंस कवर किया ना, एल माइनस ए। तो वो कितना डिस्टेंस कवर किया, एल माइनस ए। सही है? तो चलो भाई जरा कैलकुलेशन करके उसका निकालते हैं समय। हम लोग ऐसा पढ़ रखे हैं, एस इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर।
सर ये इक्वेशन क्यों लगाया सर? क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट हम पहले ही बात कर चुके हैं, तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन के सहारे ही न्यूमेरिकल बना सकते हैं। ए टी1 का स्क्वायर, तो मेरे इस टी1 का वैल्यू हो गया अंडर रूट 2s बाई ए, अंडर रूट 2 एस के जगह पे एल माइनस ए, और फिर से बाई एक्सले एल माइनस ए, यहाँ एक्सेलरेशन ए नॉट होगा। ठीक है, एक्सेलरेशन ए नॉट। क्लियर है? तो इतना समय लगेगा सेकंड फिगर तक पहुंचने में। अब सेकंड से थर्ड के बारे में सोचो, सेकंड से थर्ड के बारे में सोचो, क्योंकि इतना टाइम हो जाएगा जहां, तो आप दुगना कर दीजिएगा तो पूरा टाइम पीरियड आ जाएगा। सेकंड से थर्ड के बारे में सोचो। देखो, सेकंड से थर्ड मोशन के लिए बिटवीन t इक्वल्स टू t1 एंड t इक्वल्स टू t2, अगर आप इन दोनों टाइम के बीच सोचते हैं, बिटवीन t इक्वल्स टू t1 एंड t इक्वल्स टू t2, याद रखना कि उसका जो एक्सेलरेशन है वो एक्चुअली अब निगेटिव एक्सेलरेशन है, क्योंकि वो उसकी स्पीड को कम करेगा। अभी तक तो उसके पास स्पीड मैक्सिमम आ चुका था, लेकिन फाइनली जाके उसको रुकना भी तो है, फाइनली जाके उसको रुकना भी तो है। जो डिस्टेंस वो कवर करेगा, जहां वो जाके रुकेगा, दैट इज फर्दर ए। अब एल माइनस ए नहीं, ए ही चलेगा, यहां से यहां तक का दूरी दैट इज ए चलेगा। अब आपके पास कंसेप्ट है कि हाँ भाई चलिए कितना टाइम उसको लग रहा है। हम लोग इस टाइम को t इक्वल्स टू टी नॉट कह देते हैं। टी नॉट क्यों, चलो टी नॉट लिख देते हैं। तो क्या हम लोग यहां से ये निकाल सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। अभी आपके पास एक इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगा उसका, तो सीधा यूज करते हैं ना। चलो इनिशियल वेलोसिटी लिख देते हैं। जो इनिशियल वेलोसिटी होगा वो पिछले केस का फाइनल वेलोसिटी है, तो पिछला केस का एक्सेलरेशन और पिछला केस का टाइम कितना हो गया जी? एक्सेलरेशन को ए नॉट रहने दो और टाइम के लिए लिख दो 2s बाई ए, 2s बाई ए नॉट। तो जो अभी का इनिशियल वेलोसिटी है वो है अंडर रूट 2s ए नॉट ऊपर। ठीक है, अब आ जाओ। सिंस इस केस में हम लोग को टाइम चाहिए, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। भी तो जीरो है, रुक गया है। यू तो आप निकाल चुके हो, अंडर रूट 2। ये s पिछला वाला है l माइनस ए, और साथ में ए नॉट है, अंडर रूट 2 s के जगह पे l माइनस ए, साथ में ए नॉट, माइनस ए नॉट एंड टाइम टी नॉट। ये टी नॉट निकालो, तो आपके पास यहां से टी नॉट का वैल्यू हो गया अंडर रूट 2 एल माइनस ए, एल माइनस ए नॉट बाई ए नॉट। तो आपको समय मिल जाएगा अंडर रूट 2 एल माइनस ए बाई ए नॉट। इतना समय मिल जाएगा। आप देख पा रहे हो क्या? आप ये चीज देख पा रहे होगे कि जो मेरा t1 टाइम आया है वही मेरा t नॉट टाइम भी आया है। अब देखिए अभी तक मोशन में दो हिस्सा हो गया, आप समझिएगा थोड़ा। यहां से हम लोग पहले यहां तक गए, फिर यहां से यहां तक गए। ये वाला टाइम हम लोग t1 निकाले, ये वाला टाइम हम लोग टी नॉट निकाले। तो भाई लौटेंगे तो भी हमको इतना ही समय लगेगा ना। ये टी नॉट लगेगा और ये t1 लगेगा। एंड द इंटरेस्टिंग फैक्ट इज t1 और टी नॉट दोनों सेम आया है। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि t1 और टी नॉट दोनों सेम आया है। देयरफॉर अगर हम टोटल टाइम पीरियड लिखें, अगर हम टोटल टाइम पीरियड लिखें, तो क्या वो मेरा t1 प्लस टी नॉट प्लस टी नॉट और प्लस t1 आएगा। और इसको अगर तुम चाहो तो बिकॉज ये सब t1 और टी नॉट बराबर ही आ रहा है, तो दैट इज 4 टाइम्स ऑफ t1 लिख दो। दिस इज 4 टाइम्स ऑफ अंडर रूट 2 एल माइनस ए बाई ए नॉट। और उस ए नॉट का वैल्यू आप पहले से निकाल के रखे हैं, उसका वैल्यू पुट कर दीजिए, दैट इज 4 अंडर रूट 2
L माइनस ए, और एक्सेलेरेशन आपका निकला था, याद करो, एप्सिलॉन नॉट बी भी स्क्वायर के माइनस 1/2 dm. This is overall time period of this motion of slab, but it is not SHM. But it is not SHM. It is periodic. It is not SHM. It is periodic. जाएगा, लेफ्ट तक निकलेगा, फिर लेफ्ट में रुकेगा, फिर वापस आएगा। जरा गौर करो, देखो देखो देखो, फिगर को देखो। स्लैब जाएगा, लेफ्ट तक जाएगा, फिर लेफ्ट में रुकेगा, फिर राइट की तरफ आएगा, ठीक है, फिर जाएगा, राइट में रुकेगा, फिर लेफ्ट की तरफ आएगा। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज, जाना आना जाना आना जाना आना, इस पॉइंट के बीच लगा रहेगा। दिस मोशन इज पीरियोडिक बट नॉट एसएचएम, ठीक है। तो चलो, ये था इस सीरीज का बेहतरीन न्यूमेरिकल्स का एक पूरा का पूरा सेट। हर क्वेश्चन बहुत डिटेल में आपके साथ गया है। आपका काम है हर क्वेश्चन को एकदम बढ़िया से 2 बार 3 बार रिवाइज करना। अगर कभी लगे कि कुछ चीज भूल रहे हैं तो इसको वापस से एक बार रिवीजन कर लीजिए। अगर आप इतना कंसेप्ट रखिएगा ना, तो आपको नहीं, कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रॉब्लम उसी स्टूडेंट के साथ होने लगता है जो लोग, भाई आप साइंस लिए हैं तो थोड़ा तो आपको मेहनत करना पड़ेगा ना, दिमाग चलाना पड़ेगा ना, कुछ चीजों को याद रखना पड़ेगा। इतना सारा कंसेप्ट है विथ टिपिकल कैलकुलेशन ऑल्सो। आपको इतना दिमाग मजबूत रखना ही पड़ेगा कि ये सब चीज आप दिमाग में रखें। कोर्स धीरे धीरे आगे बढ़ते ही जाएगा, चीजें आपके सामने आते जाएंगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि जब भी आपको कभी लगे कि कोई चीज आप भूल रहे हैं, प्लीज रिवीजन कीजिए, क्योंकि किसी को भी सब चीज याद नहीं रहता, ठीक है। लेकिन अगर आप रिवीजन कंटिन्यू करते रहेंगे तो जो आपका नुकसान होता है, जो आप भूलते हैं, वो वापस से रिगेन हो जाता है। फिर भूलिएगा, फिर रिगेन कीजिए, फिर भूलिएगा, फिर ये नेचर का रूल है। ये मत सोचिए कि आप एक बार याद कर लीजिएगा